ओके, सो लेट्स स्टार्ट परसेंटेज चैप्टर। देखो परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज देखो नाम में ही है सेंट, ठीक है। सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। तो हम 100 से कंपेयर करते हैं वैल्यू को। देखो ये एक वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यू है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब ही क्या है? वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यूज़, ठीक है। वैल्यूज़ को कंपेयर करने का जो तरीका होता है उनमें से एक तरीका आपका परसेंटेज है। देखो वैल्यू को कंपेयर आप परसेंटेज से कर सकते हो, या फिर आप रेशियो से कर सकते हो, या फिर आप कैसे कर सकते हो? फ्रैक्शन से कर सकते हो, ठीक है। इन तीनों ही चीज़ों से हम परसेंटेज को कंपेयर करते हैं, और ये तीनों ही आपके टॉपिक हैं आपके सिलेबस के। तो ये तीनों ही टॉपिक हम पढ़ेंगे भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम जो हमने स्टार्ट करा परसेंटेज स्टार्ट करा है। परसेंटेज में हम जो बेस वैल्यू है उसको हम 100 मानते हैं। बेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? किसी भी वैल्यू से, जिस वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं, तो बेस वैल्यू हमारी 100 है, मतलब हम 100 से वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 800 8000 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? 800 डिवाइड बाई 8000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 10%, ठीक है। विच मीन्स कि 800 8000 का 10% है, ठीक है। अगर 8000 को हम 100 मान लें तो 100 का जितना 10 होता है उतना ही 8000 का 800 है। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो इसके तरीके हैं, इन्हीं तरीकों के थ्रू हम अलग अलग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब किसी भी वैल्यू का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमको निकालना है एक्स परसेंट ऑफ वाई। तो एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब है कि एक्स अपॉन 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई एंड वाई, ठीक है। एक्स परसेंट ऑफ वाई का मतलब है एक्स अपॉन 100 इंटू या फिर मल्टीप्लाई वाई, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझको निकालना है 30% ऑफ 420। तो हम कैसे निकालेंगे? 30 अपॉन 100, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 420। तो सॉल्व करेंगे, 3 2 6, 3 2 12, 3 4 12, तो 126 हमारा आ जाएगा 30%, ठीक है। ओके, और भी तरीके हैं परसेंटेज निकालने के, क्योंकि कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1%, किसी भी वैल्यू का 1%, 10% और 100% हमें पता होना चाहिए, ठीक है। कोई भी वैल्यू है उसका 100% वो खुद होता है, ठीक है। सेल्फ वैल्यू, वो वैल्यू खुद अपने आप की 100% होती है। जैसे मुझे निकालना है 200 का 100%, तो 200 का 100% आपका 200 ही होगा, ठीक है। 200 का 100% 200 ही होगा। अगर मुझे 200 का 10% निकालना है, ठीक है, अगर मुझे 200 का 10% निकालना है तो मैं पीछे से एक जीरो कम कर दूंगा, या फिर इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। और 200 का ही अगर मुझे 1% निकालना है तो 1% का मतलब है दो जीरोस कम कर दो, तो वो आ जाएगा आपके सामने 2। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है 8000, तो 8000 का 100% कितना होगा? 8000 ही होगा। 8000 का 10% कितना होगा? इसका 10% कितना होगा? डेट विल बी 800। और इसका 1% कितना होगा? वो होगा 80, क्योंकि मैंने इसे यहाँ पे 100 से डिवाइड किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे निकालना है 2487, ठीक है। इसका मुझे 1% निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? इसका 1% मतलब इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो 24.87 आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 502, इसका मुझे निकालना है 5%, ठीक है। 5% निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो? पहले इसका 10% निकालो, तो ये आ जाएगा 50.2। एक जीरो एक नंबर पहले पॉइंट लगा के, और 10 का हाफ होता है 5, तो इसका भी हाफ कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 25.1%। इस तरीके से आप परसेंटेज वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे कुछ प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है 40% ऑफ 385, तो इसका पहले आप 10% निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 10 की मल्टीप्लाई अगर 4 से करोगे तो 40 बनता है, तो ऐसे ही 10% निकाल के उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 385 का 10% कितना होगा? 38.5, ठीक है। और उसका 4 टाइम्स अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 154, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझको निकालना है 22% ऑफ वट ऑफ 480। तो 22% निकालने का एक बार 20% निकालो, एक बार 2% निकालो, तो 20% कितना होगा? 10% का 2 टाइम 48 का 2 टाइम्स 96, और जो 2% है वो 20% का 10% है, मतलब 96 का भी 10% अगर निकालोगे तो 2% के इक्वल होगा, 99.6 आ गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 105, 105.6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वैल्यूज निकाल सकते हो। तो कई तरीके हैं आप वैल्यूज़ को सॉल्व करने का, ये सारे तरीके आपको पता होने चाहिए। ओके, फ्रैक्शन वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल ये आपको याद होना चाहिए कि 1 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है? 1 की वैल्यू परसेंटेज में 100% होती है, ठीक है। अगर आपको 1/2 रखना है तो 1/2 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? तो किसी भी वैल्यू को अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 1/2 को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 50। तो 1/2 का मतलब है 50%। ठीक है, अगर मुझे 1/4 निकालना है तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आ जाएगा आपका 25%। राइट, ऐसे ही 1/5 निकालेंगे, कितना आ जाएगा आपका 20%। तो ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर मैं उल्टा लिख दूँ कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो 1/5 पे कैसे पहुँचेंगे। तो जब आप परसेंटेज हटाते हो, अगर 20% को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना है, इसका मतलब मुझे परसेंटेज हटानी है। तो जब आप परसेंटेज हटाते हो तब आप नीचे 100 लिखते हो। ठीक है, इसको कट करोगे आपका आ जाएगा 1/5। देखो 20% 1/5, 1/5 का मतलब 20%। अगर मुझे निकालना है 25% की वैल्यू, विच मीन्स 25/100। इसको अगर मैं कट करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो ये होती है आपकी फ्रैक्शन वैल्यूज। राइट, अगर मुझे मैं 1/3 की वैल्यू निकालूँ तो ये क्या होता है 33.33%। ओके, अगर मैं 2/3 निकालूँ, सॉरी 2 अगर हम 3 निकालें तो 2/3 क्या होता है 1/3 का 2 टाइम्स, तो इसका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 66.66%। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे अगर आप 2 टाइम्स कर रहे हो तो परसेंटेज में भी 2 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि 1/4 की वैल्यू 25% है ना, तो 3/4 की वैल्यू क्या होगी 1/4 का 3 टाइम्स है, तो 25 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 75%। तो ये 75% की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर मुझे निकालना है 2/5, तो 2/5 की वैल्यू होती है 40%। राइट, क्योंकि 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%, तो इसका 1/5 का 2 टाइम्स ही तो है 40%। राइट, अगर 4/5 लिखा है मतलब 1/5 का 4 टाइम्स, तो इस 20 का 4 टाइम्स कितना हो गया 80%। ओके, 1/6 की वैल्यू का मतलब होता है 16.66% या फिर 16 होल 2/3%। ये सारी परसेंटेज वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों ही वैल्यू बराबर है, मतलब आपको यहाँ से ये पता चला कि 0.66 का मतलब है 2/3। ओके, मतलब 2 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 0.66 आएगा, तो 16.66 मतलब 16 होल 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ठीक है, इसी का अगर 5 टाइम्स करेंगे 5/6, तो वो आ जाता है आपका 83.33%। ठीक है, 16.66 का 5 टाइम्स करोगे तो आ जाएगा 83.33%। राइट, ओके, और देख लेते हैं। जैसे 1/8 लिखा है, तो 1/8 की परसेंटेज वैल्यू होती है 12.5 होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो 1/8 का हाफ होता है 1/16, और 12.5 का हाफ होता है 6.25%। ठीक है, ओके, अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूँ 1/8 का 3 टाइम्स कर दें हम, तो 12.5 का 3 टाइम्स कितना होता है 37.5। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/8, या 3/8 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी 37.5। ठीक है, ऐसे ही 5/8 इसका 5 टाइम्स, तो 12.5 का 5 टाइम्स कितना होता है 62.5। 62.5% आ जाएगा 5/8। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा है हाँ 1/9, तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 11.11%, या फिर आप कह सकते हो 11 होल 1/9%। ठीक है, ओके, अगर मैं 2/9 निकालूँ, 2/9 मतलब 1/9 का 2 टाइम्स, तो 11.11 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 22.22%। ठीक है, तो जहाँ भी आपको सेम टाइप के नंबर लिखे थे 222 333, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 33.33%, तो वो क्या हो जाएगा 3/9। राइट, या फिर आप कह सकते हो 1/3। अगर मैंने 4/9 लिखा है, 4/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी 44.44%। ठीक है, इस तरीके से। एंड सिमिलरली हमारा जैसे 1/11 लिखा है, तो 1/11 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है दैट इज 09.09। ठीक है, मैंने 09 क्यों लिखा है अभी समझ में आएगा। 09.09, ऐसे कन्फ्यूजन ना हो जाए कि आप 99.99 लिख दो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू नहीं होती, बाकी आप डिवाइड करके भी देखोगे तो 9.09 आएगा। ठीक है, तो 1/11 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 09.09%। अगर मुझे 2/11 निकालना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18.18। राइट, अगर मुझे 3/11 निकालना हो तो क्या हो जाएगा 27.27%। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे सारी ही डिजिट सेम है, और यहाँ पे 2 डिजिट का रिपीट हो रही है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ पे हर एक डिजिट रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जहाँ पे आपके 2 डिजिट रिपीट हो तो वहाँ पे मतलब कहीं ना कहीं किसी ना का मल्टीपल होगा। तो आपको सिंपल याद रखना है कि अगर 2727 आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 36.36 आ गया। ठीक है, तो समझ लेना कि 1/11 का कोई ना कोई मल्टीपल है। 1/11 का मतलब होता है 9.09, 9 का 4 टाइम्स होता है, तो 1/11 का 4 टाइम्स क्या हो जाएगा 4/11। तो इसकी वैल्यू 4/11 के इक्वल हो गई। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखते हैं।
जैसे कि मैंने लिखा है 16.66% ऑफ 216, तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6, अभी पढ़ा था हमने। 1/6 ऑफ 216 कितना आ जाएगा आपका आंसर? 36। अगर मुझे निकालना है 37.5% ऑफ व्हाट? ऑफ 640, ठीक है, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/8। 3/8 ऑफ 640 कितना आ जाएगा आपका? 240, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझको निकालना है 33.33%, ठीक है, ऑफ व्हाट? ऑफ 150, तो 33.33% का मतलब है 1/3 ऑफ 150, तो वो आ जाएगा आपका 50। क्लियर है? हमने ये भी पढ़ा था 83.33%, ठीक है, ऑफ 144। याद करो किसका होता है ये, किसका कितने टाइम्स होता है? 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है आपका 16.66। ये 16.66 का कितना टाइम्स है? 5 टाइम्स है, ठीक है, तो ये क्या है? 5/6 है, तो 5/6 ऑफ 144, ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे 120 आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकते हैं क्वेश्चन? 66.66% ऑफ व्हाट? 270, तो 66.66 क्या होता है? 2/3 होता है, ये याद होना चाहिए। तो इसके 270 से निकालेंगे तो 9 3 जा 80, तो 180 आ जाएगा आपका, ठीक है, 180 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल मैं लिखा 44.44%, तो 44.44% ऑफ व्हाट? 1350। अब मैंने क्या कहा था, जब सेम ही डिजिट रिपीट हो रही हो तो वो 1/9 का कोई ना कोई मल्टीपल है, तो 1/9 का ये 4th मल्टीपल है, राइट, क्योंकि 1/9 की वैल्यू क्या होती है? 11.11, तो इसका 4 टाइम्स दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 4/9 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 44.44, तो यहाँ लिख देंगे हम 4/9 इंटू 1350, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 600, राइट। अगर मैं लिखा 36.36% ऑफ 1320, अब यहाँ पे दो डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। जब दो डिजिट्स रिपीट होंगी मतलब ये 1/11 का कोई मल्टीपल है। 1/11 की वैल्यू जो होती है 0.0909, ठीक है, आई का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, मतलब 4 टाइम्स है, तभी तो 36 आएगा, तो इसका भी 4 टाइम्स कितना हो गया? 4/11, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/11 इंटू 1320, 11 12 टाइम्स कट होगा, 12 4 48, तो 480 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, ठीक है। अभी और करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस। और देखिए जैसे 7/16 लिखा हुआ है, तो 7/16 को अगर मुझे परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है, तो एक तो तरीका आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा, या दूसरा तरीका है आप 8/16 में से अगर 1/16 माइनस करोगे 7/16 आएगा। 8/16 की परसेंटेज वैल्यू होती है 50% ना, क्योंकि 8 2 16 होगा, और 1/16 की वैल्यू होती है 6.25%, तो अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 43.75%, राइट। नेक्स्ट देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं लिखा 9/16, तो 9/16 की वैल्यू एक तो 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 8/16 में 1/16 प्लस कर लीजिए। 8/16 होता है आपका 50%, और 1/16 कितना है? 1/16 का मतलब 6.25%, तो अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो वो आ जाएगा 56.25%, राइट। और क्या कर सकते हैं, जैसे हमें दे रखा है 5/16 या 5/24 दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 5/8 इंटू 1/3, ये 1/8 का 5 टाइम्स है, मतलब 62.5 इंटू 1/3, ठीक है, 62.5 का 1/3 जितना भी आएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब हमको ये सीखना है फॉर एग्जांपल कि हमको निकालना हो, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि फाइंड x%, या फिर फाइंड x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। x y का कितना परसेंट है? जब आपकी x और y की वैल्यू क्या दे रखी हो? x की वैल्यू दे रखी हो 240, y की वैल्यू दे रखी हो 640, तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्स वाई का कितना परसेंट है, मतलब 240, 640 का कितना परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए, ठीक है, तो 0 से 0 कट हो गया, 8 3 24, 8 8 64, 3/8, 3/8 कितना होता है? 37.5%। एक तो तरीका ये हो गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहीं पे रेशियो ले लीजिए, क्योंकि परसेंटेज में हमें एक्चुअल वैल्यूज से ज़रूरत नहीं है, हमारे पास रेशियो भी होगा तो भी हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो 0 से 0 कट हो गया, 8 से कट हो जाएगा, 3 24, 8 8 64, तो 3/8 का कितना परसेंट है यही तो निकालना है, तो 3/8 हमें पता है 37.5% होता है, इस तरीके से निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल 420 और 700 दे रखा है, 0 से 0 कट हुआ, 7 10 जा, ठीक है, और 7 6 जा, अभी भी 2 से कट हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हो गया, तो 3/5 का कितना परसेंट है?
1/5 होता है 20%, 20 का 3 टाइम्स हो गया तो ये हो गया 60%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 60%। इस तरीके से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और क्या आ सकता है क्वेश्चन में, ये भी देखते हैं। जैसे मुझे निकालना है फाइंड 30% मोर देन 30% मोर देन 250 की वैल्यू क्या होगी। तो आप 250 एक्चुअली में क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि 250 में अगर आप 250 का 30% प्लस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वो ये पूछ रहा है। 30% मोर देन 250 मतलब 250 में मोर देन व्हाट 30% ऑफ 250। ठीक है, तो 250 प्लस 30% ऑफ 250, 30/100 इंटू बाई 250। ठीक है, तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, 25 थ्री ज़ा 75, तो 250 में हम 75 को प्लस कर देंगे तो 5 आएगा, 7 और 5 12, तो 325। तो 30% मोर देन 250 का करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 325 होगा। राइट, इसी को और भी तरीक़ों से कर सकते हैं। राइट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 37.5% मोर देन 960। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 37.5% मोर देन 960 की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे। तो आप 960 में प्लस करोगे 37.5% 960 का निकालना थोड़ा हार्ड रहेगा, लेकिन 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू तो पता है हमें क्या होती है 3/8, तो 3/8 इंटू 960 करेंगे। ठीक है, तो 8 से कट हो जाएगा 120 टाइम्स 120 इंटू 3 कितना आएगा आपका 360, और इसको अगर मैं प्लस करूँ तो मेरा आंसर आएगा 1320। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। राइट, तो ऐसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। और भी कई तरीके करने के। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाँ लेस वाले क्वेश्चन हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा 16.66% लेस देन व्हाट, लेस देन 216, ये निकालना है। ठीक है, तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, तो बोल रहा है 216 में लेस देन मतलब माइनस कर दीजिए 16.66% ऑफ व्हाट 216 कर दीजिए। तो 216 में से माइनस क्या करेंगे, 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 इंटू 216, तो ये हो जाएगा 36 टाइम्स। तो 216 में से हम 36 को फाइनली माइनस कर देंगे, 6 में से 6 गया 0, 21 में से 3 गया 18, तो 180 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। राइट, ओके, और क्या तरीके, और क्या क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परसेंटेज का बेस बन रहा है हमारा भी। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है 10%। ठीक है, वो सॉरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल मुझे 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 10% का पहले तो हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे जो होती है आपकी 1/10। ठीक है, मुझे इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो वो इससे नहीं निकलेगा। वो क्वेश्चन में हमें ये देखा कि कोई वैल्यू हमारी 10% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर कोई वैल्यू हमारी 10% से इंक्रीज हो रही है तो हम क्या करेंगे, 10% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे, तो 1/10 आएगा, 10 + 1 कितना हो गया 11/10 हो गया। ठीक है, अगर मैं ये कहता कि कोई वैल्यू मेरी 10% से डिक्रीज हो रही है, ठीक है वैल्यू कम हो रही है, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 ही रहेगी, बट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन 10 - 1 कितना हो गया 9/10 आ जाएगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, अगर कोई वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। वैल्यू इंक्रीज हो रही है मतलब बढ़ रही है तो प्लस का साइन, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि कोई वैल्यू मेरी 20% से डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो 20% की अगेन फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इस बार वैल्यू कम हो रही है तो माइनस का साइन, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, और देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई वैल्यू हमारी 25% से इंक्रीज हो रही है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 5/4। अगर मैं ये कहूँ कि 25% से कोई वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो अगेन इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो माइनस कर देंगे, 4 - 1 कितना होगा 3/4। ठीक है, पॉइंट्स वाले भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 16.66% से कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 16.66% की वैल्यू होती है 1/6, इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन, 6 + 1 कितना हो जाएगा 7/6। और अगर यही कह रहे हैं हम कि 16.66% से कोई वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है, तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन, तो 6 - 1 कितना हो गया 5/6। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स निकालते हैं। क्लियर है, ओके। अच्छा, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का यूज़ क्या हुआ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लो। जैसे 37.5% है, इससे कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। ठीक है, अभी याद नहीं होंगे लेकिन क्वेश्चंस करते करते याद होने लगेंगे ये सारी वैल्यूज़।
वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन लगा दिया, 8 + 3 कितना हो गया, 11/8 हो गया। यही वैल्यू डिक्रीज होती है 37.5% से, तो -3/8, 8 - 3 कितना हो गया, 5/8। तो वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ईजिली निकाल लोगे। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या काम हुआ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूँ कि 200 का 10% कितना है, 200 का 10% कितना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली 200 का 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 20, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 200 को मैंने 10% से इंक्रीज़ कर दिया है, तब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल आता है। 10% का जैसे जब कोई वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 11/10। तो 200 को अगर मैं 11/10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 220, ठीक है। मतलब अगर मैं 10% से इंक्रीज़ कर दूंगा तब मेरी वैल्यू क्या बनेगी, 200, तब वो 220 बन जाएगी। तो ये है फ्रैक्शन वैल्यू और ये है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये डिफरेंस है दोनों में। क्लियर है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने दिया कि फाइंड अ वैल्यू विच इज़ 16.66% मोर देन व्हाट, मोर देन 216, कितना आएगा। तो आप क्या करेंगे, सिंपल 16.66% से वैल्यू ज़्यादा बतानी है, तो 16.66% की वैल्यू थी 1/6, इंक्रीज हो रही है तो 7/6, तो 7/6 इंटू 216, तो यह आ जाएगा 36 टाइम्स, 36 7 से कितना होता है, 252, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं, अगर मैं ये कहूँ कि फाइंड व्हाट 37.5% मोर देन व्हाट 640, ठीक है। 37.5% मोर देन 640 निकालना है, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/8। वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 8 + 3 11/8, 11/8 इंटू 640, तो यह आ जाएगा 80, 80 इंटू 11 880 आ जाएगा। मतलब अगर 640 को मैं 37.5% से इंक्रीज करूँगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 880 आना चाहिए। और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 33 पॉइंट, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 33.33% मोर देन व्हाट, मोर देन 150 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, 33.33% की वैल्यू होती है 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 4/3, तो 4/3 इंटू 150 कितना आएगा, 350 सा, ओके, एंड 5 4 20, तो 200 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन दिया आपको 83.33% मोर देन व्हाट, मोर देन 144, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो 83.33% की वैल्यू क्या होती है 5/6, है ना, 5/6 होती है फ्रैक्शन वैल्यू, तो 6 यहाँ लिख देते हैं 5/6 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। वैल्यू इंक्रीज हुई तो 6 + 5 कितना हो जाएगा 11/6, ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 11/6 ऑफ 144 कितना आएगा, ये आपका आंसर 264। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। लेस देन वाले भी क्वेश्चंस करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 28.56% लेस देन 980 की वैल्यू निकालनी है। तो 28.56% की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए 14 होल 2/7% जो होता है, ये इसकी वैल्यू होती है 1/7, ये 28.56 इसका 2 टाइम्स होता है, ठीक है, मतलब 4/7, इसी को हम 28.56% भी लिख सकते हैं, और ये इसका 2 टाइम्स है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/7, ठीक है, ये भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो 2/7, ठीक है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू सॉरी, और मुझे इसका मल्टीप्लाई फैक्टर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 7 + 2 9, तो 9/7 ऑफ व्हाट 980 निकाल देंगे हम, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा लेस देन निकालना, सॉरी यहाँ पे हमें वैल्यू क्या निकालनी थी, लेस देन निकालनी थी, मोर देन होता तो प्लस करते, बट यहाँ पे हमें निकालना है लेस देन, तो हम माइनस करेंगे, तो 7 - 2 कितना हो गया 5/7 इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 14 टाइम्स 14 5 70, तो 700 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेस देन वाले क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये है आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। इन चीज़ों की और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा आप, ठीक है, और बार बार क्वेश्चंस को लिख के आगे देखते हैं। चलिए अब हम ये क्वेश्चंस करते हैं, मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अब काफ़ी ईजी लगेगा। इफ़ एक्स इज, जो ये कह रहा है वो लिखो है, और फिर वो जो पूछता है वो निकालेंगे। ये कह रहा है एक्स इज 33.33% मोर देन वाई, ठीक है, ये एक्स है, ये हमारा वाई है।
एक्स 33.33% ज़्यादा है, 33.33% की वैल्यू होती है 1/3, तो 1/3 ज़्यादा है, मतलब इसमें 3 में +1 कर दो। अगर मैं y को 3 मान लूँ तो 3 का 1/3 ज़्यादा है, तो ये हो गया 4, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिंपल, 3 + 1 4। एक्स इज 33.33% मोर देन वाई, अगर मैंने y को 3 माना तो 3 का 1/3 होता है 1, और 3 में 1 को प्लस किया 4 आ गया, सिंपल, तो एक्स रेशियो वाई आएगा ये। अब ये कह रहा है y इज़ व्हाट परसेंट ऑफ x, y x का कितना परसेंट है, मतलब मुझे निकालना है 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आ जाएगा आपका 75%। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए इज़ 50% मोर देन बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए बी से 50% ज़्यादा है, ठीक है। अगर बी, अच्छा 50% की वैल्यू होती है 1/2, अगर बी हमारा 2 है तो ए उससे 1 ज़्यादा है, मतलब 3 है, तो ठीक है, ए इज़ 50% मोर देन बी। फिर हमसे पूछा है बी इज़ व्हाट परसेंट लेस देन ए, बी ए से कितना कम है, तो यहाँ देखो बी ए से कितना कम है, बी ए से 1 कम है। किससे कंपैरिजन हो रही है, ए से, तो ए को नीचे रखिए और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 33.33%, ठीक है। आया समझ में? इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझो, देखो बहुत ईजी था। पहला ये क्वेश्चन, एक्स इज 33% मोर देन वाई, तो वाई एक्स का कितना परसेंट है। अब यहाँ पूछा है ए इज 50% मोर देन बी, तो बी ए से कितने परसेंट कम है। तो जिस वैल्यू से, जहाँ ये याद रखिएगा, जब भी देन के बाद जो वो आता है, टर्म आता है, वो आपकी डिनोमिनेटर में आती है। तो यहाँ पे ए आया था, ए था आपका 3, तो 3 को मैंने नीचे रखा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, एक्स प्लस वाई इज 25% मोर देन एक्स माइनस वाई। ये हमारा एक्स प्लस वाई है, ये हमारा x माइनस वाई है। 25% ज़्यादा, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 ज़्यादा है, मतलब 5/4 हो जाएगा। तो अगर y से x माइनस वाई से ज़्यादा है, तो x माइनस वाई अगर 4 होगा तो x प्लस वाई हमारा 5 होगा, ठीक है। अब कैसे करें इसको, ठीक है, मुझको क्या निकालना है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो इसको करने का तरीका है रेशियो, ठीक है। हमने रेशियो निकाला, रेशियो का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन ही होता है एक तरीके से। x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई का मतलब है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 5/4 का मतलब है 5/4। अब मैं आपको एक यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का, कि अगर a/b इज इक्वल टू c/d है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये आ जाएगा c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर इसके ऊपर मैं दोबारा से कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाऊंगा तो वापस यही चीज़ आ जाएगी, a/b इज इक्वल टू c/d, राइट। अब देखो ये इसी फॉर्म में दे रखा है हमें, ठीक है। देखो आपको दिख रहा है ना, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, मतलब a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इस पर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या आता है, a/b, ठीक है। पहले वाला ऊपर, दूसरा वाला नीचे, जो माइनस हो रहा है, मतलब b माइनस हो रहा था तो b नीचे आ गया। यहाँ y माइनस हो रहा है तो y नीचे रहेगा, x ऊपर आएगा। मैंने कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया, लिख देता हूँ मैं बाई C&D शॉर्ट में। और राइट साइड में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो वही 5 + 4 अपॉन 5 - 4, एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा आपका 9/1। अब मुझसे क्या पूछा था, एक्स इज व्हाट परसेंट मोर देन वाई, यहाँ से एक्स रेशियो वाई आपको मिल चुका है, दैट इज 9/1। अब ये पूछ रहा है एक्स इज व्हाट परसेंटेज मोर देन वाई, एक्स जो है वो वाई से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो एक्स नॉर्मली कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, वाई से मतलब 1 से, इंटू बाई 100, तो कितना आ जाएगा आपका 800%। एक्स वाई से कितना ज़्यादा है, 800% ज़्यादा है। क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ईजी है। इफ़ ए इज़ 25% लेस देन बी, अगर ए बी से 25% कम है, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4, कम है मतलब माइनस, तो 3/4। बी अगर 4 है तो ए 3 हो गया, ठीक है। ए इज़ 25% लेस देन बी, ये चीज़ मैंने लिख दी। अब ये कह रहा है 2a, ए का 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। तो 3 2 से कितना हो गया 6, 6 बी से कितना ज़्यादा है, तो 6 4 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। किससे कंपेयर करने को कह रहा है, बी से। मैंने क्या बताया, जो 10 के बाद आता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में रखो, इंटू बाई 100, ठीक है। तो 2 4 का कितना परसेंट हो गया, 50%। 50% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन is 64,000 and its annual increase is 10%, then its correct population after 3 years। देखो, एक पॉपुलेशन है एक शहर की 64,000 है, हर साल 10% से इंक्रीज होती है, 10% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10, ठीक है। मतलब एक साल बाद अगर कितनी परसेंट से इंक्रीज होती है, 10% से, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, इंटू बाई 11/10।
ये आफ्टर 1 ईयर है, ठीक है। अगेन अगले साल करेंगे तो फिर से 11/10, फिर से 3 साल है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 0 से 3 0 आपके कट हो जाएंगे, बचेगा 64 इंटू 11 का क्यूब होता है 1331। ओके, तो 1331 इंटू 64 अगर हम करें तो हमारा आंसर कितना आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 85184 आएगा, ठीक है, 85,184। क्लियर है। तो 64,000 से पॉपुलेशन हमारी 3 साल बाद ये बन जाएगी। दोबारा देखिए क्या किया मैंने यहाँ पे, हमारी जो पॉपुलेशन थी वो थी 64,000, हर साल 10% से इंक्रीज हो रही है, तो एक साल बाद कितनी हो जाएगी, तो एक साल बाद अपने आप का 11/10 हो जाएगी। ये हो गया एक साल बाद। 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक बार और 11/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एक बार और 11/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसने आफ्टर 3 ईयर्स ही पूछा था, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आया 85,184। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन बी इज 56.25% मोर देन टाउन ए, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट 2 years द पॉपुलेशन ऑफ ए इंक्रीज बाय X% per year and that of B decreased by same percentage per year. After 2 years the population of A and B become equal. Then the value of X is. वेरी गुड। एक अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। एक चीज़ मैं आपको पहले समझाना चाहूँगा, ये समझा दे, चलो इसे जूम कर देते हैं, यहीं पे आपको समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या होता है, अगर मैं किसी वैल्यू को X% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, है ना, X% से इंक्रीज़ कर रहा हूँ, कोई भी वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मुझे 100 को X% से इंक्रीज़ करना है, तो हम ये करते हैं एक्चुअल में, फॉर एग्जांपल पहले नॉर्मल क्वेश्चन देखो, मुझे 200 को 20% से इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, 200 डिवाइड बाय 100 इंटू बाय 120, ठीक है। यही चीज़ हम यहाँ करेंगे। किसी वैल्यू को अगर X% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप क्या करोगे, 100 प्लस X को अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उस वैल्यू को 100 प्लस X अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारी वो वैल्यू उतने % बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर वैल्यू डिक्रीज़ करें, मान लीजिए X% से कोई वैल्यू हम कम कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 100 माइनस X अपॉन 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये कहा है कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज़ 56.25%। एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, 56.25%। चलो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 56.25 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। तो इसको प्लस करेंगे, 224 प्लस 1 225/4% है अभी, ठीक है, अभी फ्रैक्शन वैल्यू आई नहीं है। अब जब मैं परसेंटेज हटाऊँगा तो मेरा नीचे एक 100 आ जाएगा, तो 25 9 हो जाएगा, 25 4 100 होगा, तो ये आ जाएगा 9/16, ठीक है। 56.25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 9/16। ओके, तो इसने बोला द पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी इज 56.25% मोर देन डेट ऑफ टाउन ए। ये हमारा टाउन ए है, दिस इज टाउन बी, ठीक है। तो बी की पॉपुलेशन ए से ज़्यादा है, तो अगर ए की पॉपुलेशन 16 है तो बी की पॉपुलेशन 25 हो जाएगी। इसने ये तो कहा कि पॉपुलेशन ऑफ बी इज 56.25% मोर देन डेट ऑफ टाउन ए, ठीक है। तो बी की पॉपुलेशन ए से ज़्यादा है, तो 16 में हमने 9 को प्लस कर दिया तो आ गया 25, तो 16:25 हो गया। अब आगे देखते हैं। फॉर द नेक्स्ट 2 years, अगले 2 सालों के लिए क्या हुआ, इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगले 2 सालों के लिए हमारी जो ए की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है X% से। ए की पॉपुलेशन कितनी थी, 16, ठीक है। X% से इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 100 प्लस X अपॉन 100 से, ठीक है। 2 बार इंक्रीज़ हुई है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्लस X अपॉन 100 से, ठीक है। ओके, और जो बी की पॉपुलेशन है वो कितनी है, बी की पॉपुलेशन है आपकी 25, अब वो भी सेम परसेंट से डिक्रीज़ हो रही है बट, ठीक है, 2 साल में। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस X अपॉन 100 इंटू बाय अगेन 100 माइनस X अपॉन 100, और ये पॉपुलेशन फिर हमारी इक्वल हो जाती है, ये बढ़ती है ये कम होती है और ये वैल्यू हमारी इक्वल हो जाती है। तो इतने बड़ी वैल्यूज़ अजीब सी लग रही है, मैं इनको छोटी वैल्यूज़ मान लेता हूँ। ये वैल्यू को मैं मान लेता हूँ y, इस वैल्यू को मैं मान लेते हैं हम z, ठीक है, बाद में इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 16y² y इंटू वाई, और ये हो जाएगा 25z², कितना छोटा हो गया, राइट। तो y² अपॉन z² की वैल्यू आ जाएगी 25/16, तो जिससे हमारी y अपॉन z की वैल्यू आ जाएगी 5/4। आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक है।
तो y है कितना, y है आपका 100 प्लस एक्स अपॉन 100 डिवाइड बाय z कितना है 100 माइनस एक्स अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया जो इक्वल होगा 5/4 के। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कौन सॉल्व करें, यहाँ कर लेते हैं सॉल्व। तो ऊपर आएगा 100 प्लस एक्स, नीचे आएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/4। देखो फिर से a प्लस बी और a माइनस बी कॉम्पोनेंट और डिविडेंट हो गया, जो माइनस होता है वो नीचे आता है और राइट साइड लगाएंगे तो 5 + 4 9, 5 - 4 1, तो ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू 9x। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/9%। ठीक है, इसने यहाँ पे हमसे x की ही वैल्यू ही पूछी थी, तो x की वैल्यू आ गई 100/9। ठीक है, कोई परसेंट नहीं लगाना क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल 100/9 हो गया। x परसेंट अगर पूछता तो वही 100/9%, वैसे एक्चुअल में 100/9% ही है, बट x की वैल्यू कितनी आई 100/9%। क्लियर है? ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना रखेंगे एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर परसेंटेज सीरीज। देखिए हमने कल लास्ट हमने शायद ये क्वेश्चन किया था। ठीक है, आज इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर if the difference between the price of the article at the end of the third year and at the end of the fourth year is 324। ठीक है, जस्ट वेट फॉर सेकेंड। इसने क्या बोला कि इफ द डिफरेंस, जो डिफरेंस है बिटवीन द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एंड एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर इज 324, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें करना है, देखते कैसे होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं जो आर्टिकल का प्राइस है ना उसको 625 मान लूँगा। ठीक है, ये मैंने एज्यूम करा है कि 625 मेरा आर्टिकल का प्राइस है। लेटर प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, इज 625 रुपीज़। ओके राइट, आगे देखते हैं। इसने कहा कि 20% इंक्रीज हो रहा है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीजेज बाय 20% एवरी ईयर। तो 20% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो इसके मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो जाएगा 6/5। तो अगर फर्स्ट ईयर में ये है 625 प्राइस है, तो सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा इसका प्राइस, तो 6/5 से इसका प्राइस बढ़ जाएगा। राइट, तो कितना हो जाएगा 625 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 6/5 से, क्योंकि 20% से इंक्रीज हो रहा है। राइट, तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125 एंड 25 6 सॉरी 6 5 30 कैरी गया 3, 12 6 72 और 3 750। तो सेकेंड ईयर इसका प्राइस हो जाएगा 750। अगेन थर्ड ईयर फिर से इंक्रीज होगा, तो फिर से 750 को फिर से इसका 6/5 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इस बार 900 हो जाएगा। अगेन इंक्रीज होगा 6/5, 900 का 6/5 कितना होता है 6/5, 5 18 सा 18 6 108, तो 1080 हो जाएगा फोर्थ ईयर में। ओके, तो जो हमने एज्यूम करा है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ईयर में उस आर्टिकल का प्राइस इतना रहेगा, सेकंड ईयर में इतना रहेगा, थर्ड ईयर में इतना रहेगा, फोर्थ ईयर में इतना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर इसने कहा कि जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस, द प्राइस ऑफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, जो थर्ड ईयर के एंड में जो प्राइस है, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, एंड जो फोर्थ ईयर के एंड में प्राइस है, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 324 है। राइट, तो अगर मैं 1080 एंड 900 का डिफरेंस ले लूँ ठीक है, तो कितना आएगा डिफरेंस 180 यूनिट। ये हमारा एज्यूम, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है ये सब हमने एज्यूम कर रखा है। ओके, तो 1080 फोर्थ ईयर में, थर्ड ईयर में 900 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 180 रुपीज़ आ जाएगा, 180 यूनिट आ जाएगा। ये 180 यूनिट की वैल्यू 324 के इक्वल है। 180 यूनिट की वैल्यू 324 के इक्वल है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 324/180। मुझको निकालना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, जब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया। देखो ओरिजिनल प्राइस 625 था, लेकिन जब तक वो साल खत्म हुआ होगा तब तक वो सेकंड ईयर स्टार्ट हुआ, मतलब सेकंड ईयर में प्राइस कितना हो गया 750। तो मुझे निकालना है 750 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर मतलब 750 की वैल्यू कितनी होगी, ये हमको फाइंड करना है। राइट, तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखते हैं। 0 से 0 कट हो गया, देन 3 से कट हो जाएगा, 3 6 18, 3 25 75, अगेन 6 से कट हो जाना चाहिए, देखते हैं 6 5 30 एंड 6 हो जाए 24, तो ये बचा 54 इंटू 25, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 4 100 कैरी गया 10, 25 5 125 और 10 135, तो 1350 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो उसका ओरिजिनल प्राइस होगा वो कितना होगा 1350 हो जाएगा। क्लियर है ना इतना? ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आफ्टर इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बाय 20% and decreasing the denominator by 30%, we got 4/5. What is the original fraction? So let us assume that our original fraction is x upon y. हम assume कर लेते हैं जो हमारा original fraction है वो क्या है x upon y. तो ये कह रहा है जो हमारा न्यूमरेटर है मतलब जो x है उसको मैं अगर 20% से इंक्रीज करूँ, 20% से कोई वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो कितना हो जाएगा अपने आप का 6/5. ठीक है, ओके. और कोई वैल्यू 30% से डिक्रीज हो रही है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है, राइट. डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन, तो 7/10 हो जाएगा. तो y जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो जा रहा है अपने आप का 7/10 हो जा रहा है. जब x 6/5 हो जाए अपने आप का, y 7/10 हो जाए अपने आप का, तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है 4/5 मिलता है. ठीक है, इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं. कैसे करेंगे सॉल्व देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 5 1 5, 5 2 10 कट हो जाएगा. ये ऊपर बचेगा 6x अपॉन 7y एंड 2 भी ऊपर चला जाएगा. इधर है 4/5, 2 2 4 कट हो गया. ठीक है, 2 3 6 कट हो गया. तो x अपॉन वाई कितना आ जाएगा 7 उधर जाएगा, 3 नीचे आएगा तो आएगा 15. तो जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो कितना होगा, वो होना चाहिए था 7/15. क्लियर है. इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे. अगर समझ नहीं आता है दोबारा पीछे जाइए, दोबारा देखिए. तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए फिलहाल तो, जो हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो हमने पढ़ा था कल लास्ट क्लास में, कि अगर कोई वैल्यू 20% से इंक्रीज हो रही है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5, इंक्रीज हो रही है तो +1 कर दीजिए, ऊपर प्लस का साइन, तो 5 + 1 कितना हो गया 6/5. मतलब वो वैल्यू अपने आपका 6/5 हो जाएगा. इज इट क्लियर? आई होप क्लियर होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, सविता स्पेंड्स 20% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन ग्रोसरीज. ठीक है, मैं मान लेता हूँ सविता की जो मंथली इनकम है वो है x. ठीक है, वो 20% जो है अपने इनकम का वो ग्रोसरीज पे ख़त्म करती है. 20% का मतलब है 1/5. अगर वो 1/5 खर्च कर रही है तो बचा कितनी है, तो 5 में से 1 माइनस कर दीजिए, 4/5. ठीक है, तो वो कितना सेव कर रही होगी 4/5. ठीक है, तो 20% खर्च हो गए तो उसके पास कितना बचा अपने इनकम का 4/5. या आप ऐसे कर सकते हो कि 20% अगर उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना 80%, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5. या हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं. ओके, तो ये उसके पास इतना अभी बची है इनकम. फिर जो बचा है उसका 15% उसने रेंट पे डाल दिया. ठीक है, 15% उसने जो बचा हुआ है उसका रेंट पे डाल दिया. 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20. ठीक है, तो ये तो खर्च किया है तो बचा कितना 20 - 3 17/20. तो जितना बचा था उसका 17/20 पार्ट अब बचा है जब उसने रेंट पे भी दे दिया. ठीक है, फिर इसने कहा देन 60% ऑफ द लेफ्ट ओवर ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन. 60% जो बचा हुआ था उसका 60% उसने किस पे दे दिया, चिल्ड्रंस की एजुकेशन पे दे दिया. 60% दे दिया मतलब 40% बचा. ठीक है, तो 40% क्या होता है, 20% कितना होता है 1/5, तो 40% कितना हो जाएगा 2/5. इतना बचा उसके पास. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास कितना बचा है 9792. मतलब अपनी इनकम का जब इतना 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 खर्च करने के बाद जो उसके पास बचा वो इतना बचा. तो बस ये भी उसकी सेविंग है और ये भी उसकी सेविंग है, तो ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने इक्वल कर दिया. राइट, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 17 से डिवाइड कर देते हैं. 17 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स कट होगा 576 टाइम्स. ठीक है, फिर ये हमारा 2 से कट हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए. 2 से कितने टाइम्स कट होगा 2 2 4, 2 8 16 एंड अगेन 2 8 16. ठीक है, ओके. देन अब किससे 4 से कट हो जाएगा, यस 4 से अगेन कट हो जाएगा, तो 4 से कट कर दीजिए. 4 7 28, 4 2 8. तो ये सब डिवाइड हो रहे हैं 5 20 एंड 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे. तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 72 मल्टीप्लाई 5 × 20 × 5. ठीक है, 72 × 25 100, 100 × 5 500. तो 00 5 2 10 7 5 35 36,000. मतलब x हमने उसकी सैलरी मानी थी, तो सविता की जो सैलरी है, सविता की जो इनकम है वो 36,000 है. अब वो कह रही है कि उसने खर्च कितना करा है रेंट पे, तो खर्च उसका खर्चा कैसे निकालेंगे देखते हैं. देखिए फिर से 36,000 उसकी इनकम थी. ओके, रेंट वाला पूछा है उसने, तो ग्रॉसरीज पे उसने कितना खर्च किया 20%. 20% खर्च कर दिया तो 80% बचा, विच मीन्स 4/5 लेफ्ट हुआ. ठीक है, 36,000 में से इतना बचा है. हमें ये नहीं पता था कितना बचा है. अब जो इतना बचा है इसका 15% इसने रेंट पे खर्च किया, तो मुझे इसका 15% निकालना है. 15% मतलब 3/20, 3/20 फाइंड करना है. चलो देख लेते हैं. 4 5 = 20. ओके, 5 5 = 25 एंड 25 4 सा कट हो गया, तो 36 4 सा 144, तो 1440 × 3, तो 3 0 सा 0, 4 3 सा 12, 14 3 सा 42 और 143, तो 4320 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. मतलब इतना उसने खर्च किया होगा कहाँ पे, रेंट पे. इज इट क्लियर? ठीक है,
अभी भी कह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आता है दोबारा सुनो, ठीक है, सब समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ फैन इज डिक्रीज बाय फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%। एक फ़ैन है जिसका प्राइस पहले 25% से कम हो गया, फिर 20% से इंक्रीज हो गया, तो बताओ जो फ़ैन का प्राइस है उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं, देखो 25% से इसको ना हम रेशियो से भी कर सकते हैं। कैसे? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/4। डिक्रीज हो रहा है तो 4 - 1 कितना हो गया? 3/4। इट मीन्स बिफोर, यहाँ लिख देते हैं, आफ्टर ये लिख देते हैं। पहले आपका प्राइस 4 था, बाद में 3 हो गया, इसका मतलब ये है, तो पहले था 4, बाद में हो गया 3, तो 4:3 बन गया। ठीक है, फिर इसने कहा देन इंक्रीज बाय 20%, फिर 20% से इंक्रीज हो गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस का साइन, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6/5। तो पहले 5 था, बाद में 6 हो गया। ठीक है, पहले 5 था, बाद में 6 हो गया। ओके, अब रेशियो को कैसे कंबाइन करते हैं? अगर हमें रेशियो को कंबाइन करना है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 5 4 ज़ा 20 एंड 6 3 ज़ा 18। तो ये आएगा आपका फाइनल रेशियो। मतलब बिफोर, मतलब जो टोटल स्टार्टिंग में था प्राइस वो 20 था एंड फाइनली वो क्या हो गया? 18 हो गया। मतलब 20 रुपये का सामान 18 रुपये का हो गया। तो प्राइस में क्या हुआ? 2 का डिक्रीज हुआ। अगर 2 डिक्रीज हुए 20 पे, तो अगर मुझे परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा? 25 ज़ा 100, 5 2 ज़ा 10। इट मीन्स टोटली जो नेट चेंज आ रहा है वो 10% का डिक्रीज आ रहा है टोटल प्राइस में। आया समझ में? एक बार और देखते हैं, दोबारा से समझते हैं इसी को। इफ द प्राइस ऑफ द फैन इज इफ द प्राइस ऑफ द फैन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25%, 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो है 1/4। वैल्यू डिक्रीज हो रही है, माइनस का साइन, 4 - 1 कितना हो गया? 3/4। 3/4 का मतलब क्या है कि ये पहले प्राइस था बिफोर एंड ये बाद वाला प्राइस है आफ्टर। ठीक है, तो बी ए लिख दे, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बिफोर था इसका प्राइस 4, बाद में हो गया 3। ठीक है, क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हुई है, कम हुई है। ओके, फिर इसने कहा 20% से इंक्रीज हुआ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। इंक्रीज हुआ है तो प्लस का साइन, तो 5 + 1 कितना हो गया? 6/5। इट मीन्स पहले प्राइस 5 था, बाद में 6 हो गया। ठीक है, तो कंबाइंड रेशियो करते हैं, 5 4 ज़ा 20, 3 6 ज़ा 18, मल्टीप्लाई करके इसका ये 20:18 क्या है? ये 20:18 का मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है कि पहले प्राइस था 20 एंड फिर 25% डिक्रीज एंड 20% इंक्रीज करने के बाद वो प्राइस 18 हो गया। ठीक है, आप 20 में पहले 25% डिक्रीज कर दो और फिर 20% बढ़ा दो तो वो 18 बन जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब ये कह रहा है नेट चेंज कितना हुआ? टोटल चेंज कितना हुआ स्टार्टिंग प्राइस और लास्ट प्राइस में? तो पहले 20 रुपये का था, बाद में 18 का हो गया, मतलब 2 रुपये कम हो गए। 2 रुपीज़ कम हुए हैं कितने से? 20 से। जिस वैल्यू से कंपेयर करते हैं उसको हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 10%। इसका मतलब जो नेट चेंज है वो 10% का डिक्रीज है। नेट चेंज कितना है इसमें? 10% का डिक्रीज। आई होप क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%। टोटल परसेंटेज चेंज बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या हुआ। ठीक है, तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। देखो ये लेंथ है, आपको पता है ना एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लेंथ में कितना डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है। तो 30% इंक्रीज हुआ है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इंक्रीज हुआ है तो प्लस करेंगे तो 10:13 हो जाएगा। मतलब अगर पहले उसकी लेंथ 10 थी तो बाद में 13 हो गई, बिफोर एंड आफ्टर। ऐसे ही ब्रेथ में हुआ। ब्रेथ में क्या हुआ? 20% डिक्रीज हुआ। 20% का मतलब क्या है? 1/5। तो पहले 5 था, उसमें 1 का डिक्रीमेंट हो गया, मतलब 4 हो गया। तो टोटल चेंज कितना है? 5 10 सा 50, 13 4 सा 52। तो एरिया में, ठीक है, मल्टीप्लाई तो किया हमने और लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है। तो एरिया में फाइनल चेंज क्या है कि अगर पहले एरिया 50 था तो बाद में एरिया 52 बन गया है। तो इसका मतलब टोटल एरिया आपका 2, जो टोटल एरिया है उसमें आपका 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने पर? 50 पर। एंड परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 50 2 सा 100 एंड 2 2 सा 4। तो 4% का फाइनली आपका एरिया में इंक्रीज होगा अगर मैं लेंथ को 30% इंक्रीज करूँगा और ब्रेथ को 20% डिक्रीज करूँगा। क्लियर है? आगे देखते हैं। नेक्स्ट है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इंक्रीजेज बाय 20%, 10% एंड 30% रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसी को यूज़ करके हम कर सकते हैं। देखो लेंथ में कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है? सब कुछ इंक्रीज हुआ है। तो 20% से इंक्रीज हुआ है, 20% 1/5, तो 5:6 हो जाएगा। ब्रेथ 10% से इंक्रीज हुआ है तो 1/10 मतलब 10:11 हुआ है।
30% से इंक्रीज हुआ है हाइट, तो कितना हो जाएगा 3/10, दैट इज 10:30। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा, इन सब की मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 858, राइट। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आपका टोटल 358 इंक्रीज हो गया, है ना। 358 इंक्रीज हुआ है कितने से, 500 से, एंड परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। क्योंकि पहले 500 था, बाद में 858 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 358 इंक्रीज हुआ है कितने से, 500 से, तो इसलिए 500 से डिवाइड करिए एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो 358 डिवाइड बाय 5, तो ये आएगा आपका आंसर। 2 से मल्टीप्लाई करके एक नंबर पहले पॉइंट लाएंगे, 71.6% का क्या हुआ है, इंक्रीज होगा वॉल्यूम में। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हैज़ इंक्रीज बाय 60%। इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस बाय, ठीक है। जैसे सिंपल है क्वेश्चन, मान लीजिए आपका पहले प्राइस था 100, ठीक है, वो 60% से इंक्रीज हो गया। अगर 100 में 60% इंक्रीज या डिक्रीज हो तो उतना ही प्लस या माइनस कर लीजिए। तो 60% से इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो न्यू प्राइस है वो कितना हो गया 160। ये हो गया आपका ओल्ड प्राइस एंड ये हो गया आपका न्यू प्राइस, ठीक है। 100 था, 160 हो चुका है क्योंकि 60% इंक्रीज हुआ, ओके। आगे देखते हैं, अब ये कह रहा है कि कितना प्राइस डिक्रीज करना होगा, तो 160 से 100 आने में कितना डिक्रीज करना होगा, -60, तो 60 मुझे डिक्रीज करना होगा, ठीक है। कितने से, 160 से, तो 160 आपने डिनोमिनेटर में रखा एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट हुआ, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। आपको पता है 1/8 कितना होता है 12.5, ये इसका 3 टाइम्स है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 37.5, 12.5 का 3 टाइम्स, दैट इज 37.5% हमको वैल्यू को वापस डिक्रीज करना होगा, ठीक है। अगर मैंने कोई वैल्यू 60% से बढ़ाई है, ठीक है, 60% से अगर मैंने इंक्रीज करी है, तो मुझे माइनस कितना करना पड़ेगा वापस वहीं पहुंचने के लिए, 37.5% मुझे वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20% एंड अगेन इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट हैज टू बी डिक्रीज नाउ टू गेट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। यहाँ पे ओल्डर प्राइस लिखूँ, यहाँ पे न्यू प्राइस लिखूँ। पहले जो प्राइस था वो 20% से इंक्रीज हुआ, 20% से इंक्रीज होने का मतलब 5 से 6 हो गया, ठीक है। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है, चलो बता देते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, वैल्यू इंक्रीज हुई तो प्लस का साइन, 5 + 1 कितना हो गया 6/5, तो वैल्यू पहले 5 थी वो 6 हो गई। फिर दोबारा से इंक्रीज किया गया 25% से, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो 4 थी उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो 5.4, तो पहले 4 थी, 4 था प्राइस, अब 5 हो गया, ठीक है। 2 बार इंक्रीज हुआ है, तो कंबाइन करेंगे तो 5 4 जा 20 एंड 6 5 जा 30, 0 से 0 कट हो गया, तो 2 से 3 हो गया नहीं। अब ये क्या कह रहा है, तो ओल्ड प्राइस 2 रुपये है इन रेशियो, ठीक है। रेशियो में हम देख रहे हैं कि पुराना प्राइस 2 रुपये है और नया प्राइस 3 रुपये है। अब ये कह रहा है कि कितना परसेंटेज मुझे वैल्यू को वापस कम करना होगा ताकि मैं ओरिजिनल प्राइस पे आ जाऊँ, मतलब मुझे 3 से 2 आने में कितना परसेंटेज कम करना होगा। तो 3 से 2 कितना कम है, सॉरी 2 3 से कितना कम है 1, ठीक है। किससे, 3 से, 3 नीचे रखा एंड परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%, मतलब मुझे वैल्यू को 33.33% कम करना होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 40%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट इट्स कंजप्शन बी डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज ओनली बाय 20%, ठीक है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस इनटू कंजम्पशन आपका एक्सपेंडिचर होता है ना। मान लीजिए आप आलू लेने गए बाजार, आलू का प्राइस चल रहा है 20 रुपये किलो, ठीक है, 20 रुपये किलो, 1 kg का प्राइस 20 रुपये, और आपने ले लिया 10 किलो, तो आपकी जेब से कितना पैसा खर्च हो गया 200 रुपीज़, ठीक है। ये प्राइस है, ये कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी, ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर, खर्चा कितना हुआ 200 रुपये, राइट, ओके। मान लीजिए अगर एक्सपेंडिचर 200 रुपये ही रहे, ठीक है, पैसे अगर आपको 200 ही रुपये रहे, ठीक है, और प्राइस बढ़ जाए 25 रुपीज़, ठीक है, आपकी जेब में अभी भी 200 रुपये हैं, लेकिन आलू का प्राइस बढ़ गया, पहले 20 रुपये का 1 किलो आता था, 25 रुपये का 1 किलो आता है, तो अब वही आलू कितने का पड़ेगा, 200 को 25 से डिवाइड करोगे तो आप कितने किलो ले पाओगे, बस 8 किलो ले पाओगे, 8 किलो, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ठीक है, अगर आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्या होता है, जो आपका प्राइस और कंजम्पशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे ही मेरा प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही मेरा कंजम्पशन कम हो रहा है।
अगर मेरा प्राइस कब हो रहा है, जब मेरा एक्सपेंडिचर सेम है, जब मेरा खर्चा सेम है, तो जब मैं प्राइस को बढ़ा दे रहा हूँ तो मेरा कंजम्पशन कम हो जा रहा है। तो इससे हमें ये पता चलेगा, मान लीजिए कभी क्वेश्चन में हमें प्राइस का रेशियो 2:3 दे दिया जाए, तो कंजम्पशन का रेशियो हो जाएगा 3:2। ठीक है, मतलब प्राइस अगर बढ़ गया है तो अब आप कम कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है, पहले आप 3 किलो लेते थे, अब सिर्फ 2 किलो लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस बढ़ गया है, पहले 2 रुपये का मिलता था, अब 3 रुपये का मिलता है। इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हो। और समझते हैं आगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे आपका कुछ भी कांस्टेंट नहीं होगा, तब कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको प्राइस दे रखा है कि हमारा जो प्राइस है वो 40% से इंक्रीज हुआ है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। तो अगर कोई वैल्यू मेरे पास 5 थी, वो कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, कंजम्पशन क्या बोला? कंजम्पशन हमें पता नहीं, वो कह रहा है कंजम्पशन कितने परसेंट से डिक्रीज किया जाए, तो वो तो हमें पता ही नहीं है। जिससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाए 20% से। 20% से इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि 5 से 6 हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर हमारा 5 से 6 हो गया। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा यहाँ पे? तो अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चन करना है तो आप सिंपल ये देखो, 6 को ऊपर रख के 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब जो चीज़ यहाँ, जो रेशियो यहाँ लिखा है वही रेशियो यहाँ लिखा हमने, 5 और 6, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया कि 6 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी, 5 की मल्टीप्लाई 7 से कर दी। तो 5 7 से कितना बन गया? 35। 6 5 जा कितना हो गया? 30। तो जो कंजम्पशन है वो 35 से 30 हो जाएगा। जो कंजम्पशन है वो हमारा 35 से 30 हो जाएगा। ठीक है, 35 से अगर 30 हो रहा है कंजम्पशन, मतलब 5 डिक्रीज हो रहा है कितने से? 35 से। अन परसेंटेज चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5 7 से 35, 1/7 का मतलब कितना होता है? 14 होल 2/7%। ठीक है, ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, सारी परसेंटेज वैल्यू। तो ये होगा हमारा 14 होल 2/7% से हमको अपना कंजम्पशन डिक्रीज करना होगा। ठीक है, डिक्रीज करना होगा अगर हमारा एक्सपेंडिचर 20% से बढ़ जाए और जो प्राइस है वो हमारा 40% से बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमारे जो जेब में पैसा है वो बहुत कम बढ़ा है, तो मतलब हमें कंजम्पशन जो है वो बहुत, हमारा कंजम्पशन जो है वो हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू हमारी जेब। आई होप आपको क्लियर होगा। दोबारा समझते हैं इस वाले टॉपिक को एक बार और, इस क्वेश्चन को एक बार और करते हैं। देखिए, क्वेश्चन के ये कह रहा है कि जो आपका प्राइस था वो 40% से इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 5 था तो अब 7 हो गया। कंजम्पशन कितने से कम होगा? जिससे जो हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है। 20% से इंक्रीज होने का मतलब 5:6 हो जाए। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा? तो आपको क्या रखना है, ये 6 ये रखा और क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को एज इट इज ऊपर रखा और 7 से मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस में। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे दोनों तरफ रेशियो तो निकालना है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 7 से 6 हुआ। कोई वैल्यू हमारी 7 से 6 हो रही है, मतलब 1 डिक्रीज हो रही है 7 पे इंटू बाय 100। 1/7 का मतलब होता है 14 होल 2/7%। तो इतना कंजम्पशन आपका कम होगा। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़। ठीक है, इसी को एक और तरीके से कर सकते थे, मतलब इसी को नहीं, मतलब इस टाइप के एक दो क्वेश्चन और करते हैं जो थोड़े इजी लेवल के होते हैं। अगर मतलब मान लीजिए मैं ये कहता कि जो प्राइस है वो आपका 20% से इंक्रीज़ हो गया है और जो कंजम्पशन है वो 30% से इंक्रीज़ हो गया है, तो बताओ आपका एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इंक्रीज़ हो क्योंकि सब कुछ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज़ मान लेते हैं। हाँ, तो अब बताओ कितने परसेंट से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। तो आपको पता है 20% से इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। 30% से डिक्रीज़ हो रहा है कंजम्पशन, तो कितना हो जाएगा? 3/10 होता है, तो 10 - 3 दैट इज 7, तो 10:7 हो जाएगा। तो एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क पड़ेगा? इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 50, 6 7 42, मतलब 50 से वो 42 हो गया। 2 से और कट कर देंगे, 2 25 सा एंड 2 21 सा, तो 25 से 21 हो रहा है, मतलब 4 डिक्रीज हो रहा है 25 पे इंटू बाई 100। 25 4 सा 4 4 से 16%, मतलब मुझे मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 16% कम हो जाएगा पहले से, क्योंकि मेरा प्राइस बढ़ गया है और कंजम्पशन कम हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा खर्चा भी कम हो जाएगा। आई होप आपको ये सिंपल टाइप वाला क्वेश्चन भी एक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कैसे होगा। क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज फ्रॉम 60 रुपीज़ पर लीटर टू 75 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो इंक्रीज हो रहा है 60 रुपये से 75 रुपीज़ में। तो हाउ मच शुड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर ओनली 10%। ठीक है, वही क्वेश्चन है। देखिए, आपका जो प्राइस है वो 60 से 70 हो गया, तो मैं यहाँ रेशियो निकाल लेता हूँ, 60 से 75 हो गया, सॉरी, इसका रेशियो निकालते हैं। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, मतलब जो आपका प्राइस था वो 4 से 5 हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कंजम्पशन कितने से कम किया जाए जिससे मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाए, इंक्रीज बाय 10% ओनली, मतलब 10:11 हो जाए। ओके, तो कितना हो जाएगा कंजम्पशन?
तो यहाँ पे मैं 11 को एज इट इज़ रखूँगा और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम 10 को एज इट इज़ रखेंगे और 5 से क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 10 5 सा 55, सॉरी 10 5 सा 50, 10 5 सा 50, 11 4 सा 44, तो 50 से 44 हो गया, मतलब जो कंजम्पशन है वो 6 कम हो गया 50 पे इंटू बाय 100, तो 52 सा 100, 2 6 सा 12, तो जो फाइनली जो कंजम्पशन है वो आपका 12% से डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था उसके बेसिस पे। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर इनेबल्स सुधीर टू गेट 6 kg मोर शुगर फॉर 960 रुपीज़। व्हाट इज़ द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर kg? ये कह रहा है कि जो शुगर का प्राइस था, जब उसमें 20% कम हो गया, जो प्राइस शुगर का वो कम हो गया, तो वो 960 रुपये में अब 6 किलो ज़्यादा ले लेता है। मतलब पहले जितना भी 960 रुपये में लेता था, उससे अब 6 किलो ज़्यादा चीनी ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो प्राइस है शुगर का वो 20% कम हो गया है। ठीक है, प्राइस कम हुआ है, पैसे उसके पास उतने ही है, तो डेफिनेटली अब ज़्यादा चीनी खरीद पाएगा। ठीक है, तो वो कितना ज़्यादा खरीद रहा है? 6 किलो ज़्यादा खरीद रहा है। तो वो यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द रिड्यूस रेट ऑफ शुगर पर kg, कि कम होने के बाद जो शुगर का रेट है वो क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस है शुगर का वो 20% से डिक्रीज़ हुआ है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब वैल्यू जो प्राइस है वो 5 से 4 हो गया। अब मैंने कहा क्या कहा था, जब आपका एक्सपेंडिचर सेम है, यहाँ पे खर्चा सेम हो रहा है, 960 पहले भी होता था, 960 रुपये अभी भी हो रहे हैं, तो आपका जो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो होगा वो इन्वर्स होगा। मतलब अगर प्राइस का रेशियो 5:4 है, तो कंजम्पशन का रेशियो 4:5 हो जाएगा। मतलब अगर पहले वो 4 यूनिट चीनी लेता था, पहले 4 यूनिट की खपत करता था, 4 यूनिट कंज्यूम करता था, तो अब वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 5 यूनिट की खपत कर रहा है। ठीक है, पहले 4 यूनिट खा लेता था, अब 5 यूनिट खा लेता है। राइट, ओके। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो कितने यूनिट एक्स्ट्रा ले पा रहा है? ठीक है, कितना एक्स्ट्रा कंज्यूम कर पा रहा है, कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है? 1 यूनिट अकॉर्डिंग टू रेशियो। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना खरीद पा रहा है एक्स्ट्रा? वो 6 किलो। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 6 किलो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है, और रेशियो के अकॉर्डिंग वो 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 6 किलो के इक्वल हो गई। तो आप 4 यूनिट और 5 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24 kg, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 5 30 kg। इट मीन्स कि क्या, कि अगर वो पहले 24 किलो शुगर खरीदता था, तो अब वो 30 किलो शुगर खरीद रहा है 960 रुपये में। उसने बोला है रिड्यूस रेट, मतलब जो अब नया प्राइस है वो बता रहा है। तो अब कितना खरीद रहा है वो? 30 किलो चीनी खरीद रहा है 960 रुपये में, तो पर kg का प्राइस कितना होगा? 32 रुपीज़। मतलब अब जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो 32 रुपीज़ है। अगर वो पूछता है कि ओल्ड प्राइस क्या है, तो 960 रुपीज़ में पहले भी खरीदता था, लेकिन पहले खरीदता था वो 24 किलो, तो 24 4 40, तो पहले प्राइस था 40 रुपये ओल्ड प्राइस। राइट, और अगर न्यू प्राइस निकालना है तो न्यू प्राइस है आपका 32 रुपीज़। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट, आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार और समझते हैं सेम क्वेश्चन को दोबारा से। ठीक है, देखिए दोबारा समझिए। अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर, जब 20% हमारा जो प्राइस था वो कम हो गया, प्राइस 20% कम हो गया, मतलब 5 से 4 हो गया। ठीक है, तो कंजम्पशन क्या हुआ? क्योंकि एक्सपेंडिचर सेम है, तो उसका रेशियो हो जाएगा 4:5। मतलब पहले वो 4 यूनिट खरीद पाता था, तो अब 5 यूनिट खरीद पा रहा है, मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है? 6 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 kg के इक्वल हुआ। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी? 6 4 24 kg, और 5 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल हो पाएगी? 6 × 5 दैट इज़ 30 kg। इसका मतलब पहले वो अगर 24 किलो खरीदता था, पहले अगर वो 24 किलो खरीदता था, तो अब वो 30 kg खरीदता है। ठीक है, तो और 960 रुपये का खरीदता है। तो अगर मुझे ओल्ड प्राइस निकालना हो क्वेश्चन में, ठीक है, रिड्यूस होने से पहले वाला प्राइस, तो 960 रुपये का खरीदता था, और कितने किलो खरीदता था? 24 किलो, तो पहले वाला प्राइस था 40 रुपीज़ पर kg। और अगर मुझे न्यू प्राइस चाहिए, तो न्यू प्राइस कैसा आएगा? तो उसे 960 रुपीज़ का खरीदना है और 30 किलो खरीदना है, तो इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 32। मतलब अब जो प्राइस है वो 32 रुपीज़ हो गया, 40 से 32 हो गया, 8 रुपये कम हो गए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 50% इन द प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के प्राइस में जब 50% की वृद्धि हो गई, 50% जो प्राइस था वो इंक्रीज हो गया, तो मतलब अगर 50% का मतलब कितना होता है? 1/2। पहले 2 रुपये का मिलते थे, तो अब 3 रुपये के मिल रहे हैं। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगी? 3:2, क्योंकि 24 रुपये उसने बोला एक्सपेंडिचर सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब वो 24 रुपये में 4 अंडे कम खरीद पा रहा है,
और अकॉर्डिंग टू रेशियो कितना कम खरीद पा रहा है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके इक्वल है, 4x के इक्वल है, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट की वैल्यू होगी 3 4 ज़ा 12x, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 2 4 ज़ा 8x। इट मीन्स पहले वो कितना खरीद पाता था, 12x खरीद पाता था, अब सिर्फ 8x खरीद पा रहा है 24 रुपये में। तो इसने बोला प्रेजेंट रेट बताना है, मतलब जो अब वाला रेट है, तो 24 रुपये में सिर्फ 8 ही एग खरीद पा रहा है, 8 3 ज़ा 24। तो अब एक एग का प्राइस कितना है, 3 रुपये। लेकिन उसने बोला पर डज़न बताना है, तो पर डज़न मतलब 12 अंडों का प्राइस कितना होगा, 12 3 ज़ा 36 रुपीज़। तो जो न्यू रेट है पर डज़न के हिसाब से वो 36 रुपीज़ होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपका, इन अ विलेज 60% ऑफ एडल्ट वर मेल्स एंड द रेस्ट वर फीमेल्स, ठीक है। एक गांव में 60% एडल्ट हैं जो मेल्स हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं वो फीमेल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके मेल्स, ये हो गए फीमेल्स। अगर इसने बोला उस गांव के अंदर अगर 60% मेल्स हैं तो फीमेल्स कितनी होगी, 40%, ठीक है। फीमेल्स कितनी होगी, 40%। अगर मेल 60% है तो फीमेल्स हो गए 40%। तो टोटल कितने हो गए उस गाँव के अंदर, 100, ठीक है, ये मान के चल रहे हैं। तो ड्यू टू डेमोग्राफिक चेंजेस जो नंबर ऑफ मेल्स है वो कितने इंक्रीज हुए, 15% इंक्रीज हो गए। मेल्स 15% इंक्रीज हुए हैं, मतलब 60 का 15% कितना होगा, 9, मतलब मेल 9 इंक्रीज हुए। और फीमेल कितनी इंक्रीज हुई है, फीमेल 10% इंक्रीज हुई है, मतलब फीमेल इंक्रीज हुई है 4। तो टोटल इंक्रीज कितना होगा, अगर मेल 9 इंक्रीज हो गए, फीमेल 4 इंक्रीज हो गए, तो टोटल में 13 इंक्रीज हुए होंगे, ठीक है। तो हमें परसेंटेज बताना है, तो 100 पे 13 इंक्रीज हुआ है। अब 100 पे जितना इंक्रीज होगा वही उसका परसेंटेज होता है। तो 13 इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स 13% आपका इंक्रीज होगा 100 के ऊपर, ठीक है। ये 9 कैसा है, इसने बोला ना कि मेल्स कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, मेल्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारे 15%, तो 60 का 15%, ठीक है। 40 का कितना इंक्रीज हुआ, 40 का इंक्रीज हुआ 10%, तो 40 का 10% इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना इंक्रीज हो गया, 13 इंक्रीज हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी करते रहने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि x की सैलरी इज हाफ डेट ऑफ y। x की जो सैलरी है ये x है, ये y है। x की सैलरी y से हाफ है। अगर y की सैलरी 2 है तो x की सैलरी 1 है, ठीक है। अभी कह रहा है इफ x गॉट 50% राइज इन हिज सैलरी एंड y गॉट 25% राइज इन हिज सैलरी देन द परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है। तो ये क्या है, इनकी इनकम की बात हो रही है x एंड y की। तो मैं 1 एंड 2 की जगह इसके आगे 0 लगा लेता हूँ, क्योंकि रेशियो तो सेम ही रहेगा, 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 की जगह मैं 100 लिख देता हूँ, 2 की जगह 200 लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे 50% 100 पे इंक्रीज करना आसान पड़ेगा, 25% 200 पे इंक्रीज करना आसान पड़ेगा। अभी कह रहा है एक्स को 50% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। जो न्यू इनकम है वो कितनी होगी, एक्स की 50% इंक्रीज हुई है, तो उसकी न्यू सैलरी होगी 150। और वाई की 25% इंक्रीज हुई है, 200 का 25% कितना होता है, 50। 200 में 50 इंक्रीज होगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स की न्यू सैलरी ये हो गई, वाई की न्यू सैलरी हो गई। दोनों की पहले कंबाइन सैलरी कितनी थी, 300। अब इन दोनों की कंबाइन सैलरी कितनी है, 400। तो टोटल जो कंबाइन सैलरी में कितना इंक्रीज हुआ है दोनों की, 100 का इंक्रीज हुआ 300 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100/3 कितना आ जाएगा आपका, 33 होल 1/3%, या फिर आप ये भी कह सकते हो 33.33%, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि जो z की वैल्यू है, लेट z इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस xy। ये कह रहा है कि बोथ x और y दोनों में 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए x² क्या है, x इंटू एक्स, y² क्या है, y इंटू वाई, xy क्या है, x इंटू वाई, ओके। x में 20% का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी x में 20% का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ y में 20% का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ y में 20% का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ x में 20% का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ y में 20% का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 20% एंड 20% दो बार इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ भी 20% दो बार इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ भी 20% एंड 20% दो बार इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका कंबाइन कितना हो जाएगा, 44%, मतलब x यहाँ पे x² में टोटल 44% इंक्रीज हो रहा है, 20 और 20 का सक्सेसिव 44% यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है, और 44% यहाँ भी इंक्रीज हो रहा है। देखो अगर मल्टीप्लाई होता, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने इनको कंबाइन कर लिया, ठीक है, जो आया 44%। बट अगर प्लस होता है ना और सेम ही वैल्यू है, तो इसका मतलब जेड में भी आपका 44% ही इंक्रीज होगा टोटल। अब सबसे बड़ा डाउट, ये 44 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं। तो ये चीज़ आप समझते हैं कि 44% कैसा है। देखिए एक टॉपिक होता है आपका, एक टॉपिक है आपका सक्सेसिव परसेंटेज का टॉपिक, ठीक है। क्या टॉपिक है, सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज क्या कहता है, जैसे कोई वैल्यू हमारी पहले 10% से इंक्रीज हुई और फिर 20% से इंक्रीज हुई, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज कितने का आया, तो ये कैसे निकाल सकते हो। तो एक फॉर्मूला होता है
वो भी समझा देते हैं। पहले 10% एंड 20% को करेंगे। मैं ये कहता हूँ नॉर्मली कि पहले कोई वैल्यू A% से इंक्रीज़ हुई है, A% से बढ़ी है, फिर कोई वैल्यू B% से बढ़ी है, तो टोटल कितनी बढ़ेगी? अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन को देखोगे तो आप बोलोगे A+B% से इंक्रीज़ हो गई, नहीं, गलत होगा। हमारा जो एक्चुअल इंक्रीज़ होगा वो होगा A+B प्लस A इंटू बी अपॉन 100, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे इसके अंदर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 10% से कोई इंक्रीज़ हुई, फिर 20% से इंक्रीज़ हुई, तो 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100 आ जाएगा, तो ये आ गया 30 प्लस 200 अपॉन 100, तो दैट इज 0 से 0 कट हुआ, तो 30 प्लस 2 32% से इंक्रीज़ होगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली पहले अगर नहीं पता होता ये टॉपिक तो आप 20 प्लस 10 करते 30% आ जाता, बट नहीं, 30% गलत होगा, एक्चुअल में इंक्रीज़ होगा 32%, ठीक है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। मैंने कहा कि कोई वैल्यू हमारी पहले 20% से इंक्रीज़ हो रही है, फिर 30% से इंक्रीज़ हो रही है, तो टोटल इंक्रीज़ कितना हो रहा है? तो फॉर्मूला है आपका A+B प्लस A इंटू बी अपॉन 100, विच मीन्स 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, तो 20 प्लस 30 हो गया 50 प्लस 20 इंटू 30 हो गया आपका 600 अपॉन 100, राइट। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, तो ये आ गया 56%, तो टोटल इंक्रीज़ होगा 56% का, राइट। और करते हैं प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे अभी मैंने कहा कि एक बार 30% से इंक्रीज़ हो रहा है, एक बार आपका 40% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो सिंपल फॉर्मूला क्या है? A+B, एक बार प्लस करना है, फिर एक बार मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लेना है, तो A+B 40 प्लस 30 70, 40 इंटू 30 1200 अपॉन 100, 0 से 0 कट हुआ, तो ये आ जाएगा आपका टोटल इंक्रीज़ हुआ 82% का। आई होप समझ में आ रहा है। अब वही क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूँ कि कोई वैल्यू 20% से इंक्रीज़ हो रही है और फिर 20% से इंक्रीज़ हो रही है, तो मतलब 20 प्लस 20 40, 20 इंटू 20 कितना आएगा 400 अपॉन में 100, तो 40 प्लस 4 44%। तो इसी तरीके से यहाँ पे 400 वो आया था 44 आया था कि जो एक्स भी 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, ये वाला एक्स भी 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो और दोनों मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स इंटू एक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तब सक्सेसिव लगता है, और आपका आ गया 44%। यहाँ वाई भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 20 और 20 44%। यहाँ एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्स भी 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, वाई भी 20% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों मिलकर टोटल 44% इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता कि ये 44% से इंक्रीज़ हो रहा है, ये 44% से इंक्रीज़ हो रहा है, ये 44% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इनका सक्सेसिव लगाएंगे, नहीं। ये तब होता अगर इनके बीच में भी मल्टीप्लाई होता, बट यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है, एक्स स्क्वायर भी आपका 44% से इंक्रीज़ हुआ, वाई स्क्वायर भी आपका 44% से इंक्रीज़ हुआ, एक्स और वाई भी आपका 44% से इंक्रीज़ हुआ, तो जो आपका जेड है वो भी 44% से इंक्रीज़ हुआ, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना रखेंगे, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। ओके, चलिए बाय एवरीवन। ओके, सो हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं आगे। सी क्वेश्चन है कि सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। सुधा 15% ऑफ हर इनकम क्या करती है? बचाती है, राइट। तो 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20। वो इतना सेव करती है, राइट। अगर उसकी इनकम 20 है तो वो सेव कितना कर रही है? 3 रुपीज़। तो खर्च कितना कर रही है? इट मीन्स खर्च कितना कर रही है? 17। 20 रुपये कमा रही है तो उसमें से 3 रुपये बचा रही है और 70 रुपये खर्च कर दे रही है, ओके। फिर इसने कहा इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, ओके, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, देन बाय व्हाट परसेंट हैज हर इनकम इंक्रीज्ड, राइट। तो सिंपल है ये कि आप क्या करो, क्या कह रहा है ये, इफ़ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, अगर एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो जाए, मतलब 17 को 20% इंक्रीज कर दूँ, तो ऐसे इंक्रीज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर, तो आप डबल जीरो लगा दीजिए सबके लास्ट में, ठीक है। तो 1700 का 20% मतलब 170 होता है 10%, तो हो जाएगा 340, राइट। तो इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 340, ओके, एंड सेविंग इंक्रीज बाय 60%, सेविंग कितना होगा 60% इसका? 60% हो जाएगा इसका 180, ठीक है। सेविंग इंक्रीज हो गया इसका 180 से, तो इनकम जो है वो कितने से इंक्रीज हुई होगी, राइट। तो इनकम में कितना इंक्रीज आया होगा? 340 यहाँ इंक्रीज हुआ, 180 यहाँ इंक्रीज हुआ, तो टोटल कितना इंक्रीज होगा? तो 0 8 और 4 12, 3 1 4 520, 520 इंक्रीज हुआ है। इसको परसेंटेज में निकालना है, तो 520 2000 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 20 से 20 गए, 10 से 10 गया, आपका आंसर आ जाएगा 26%। इट मीन्स इनकम में आपका 26% का इंक्रीज होगा। आया समझ में? दोबारा देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन है कि इफ सुधा से 15% ऑफ इनकम, तो 15% का मतलब होता है हमारा 3/20,
तो अगर 20 उसकी इनकम है तो उसमें से वो 3 सेव कर रही है, ठीक है। तो ये इनकम हो गया, ये सेविंग हो गया। सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ही हमारा इनकम होता है, इनकम होती है। तो 3 बचा रही है, 20 कमा रही है, तो 17 खर्च कर रही है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, डबल जीरो लगा दूंगा ताकि मेरी परसेंटेज निकालने में मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए, राइट। इसने कहा इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर में 20% का इंक्रीज हो गया, ठीक है। 20% कितना होगा, इसका 10% होगा 170, तो 20% हो जाएगा 340, मतलब 340 इंक्रीज होगा एक्सपेंडिचर में। सेविंग में ये कह रहा है कि 60% इंक्रीज हो गया, इसका 60% कितना होगा 180, तो 180 इंक्रीज हो गया सेविंग में। तो टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है, टोटल इंक्रीज हो रहा है आपका 520, राइट। टोटल इंक्रीज हो रहा है इसका इनकम में 520, मतलब पहले इनकम 2000 थी, अब 520 इंक्रीज हो रहा है। तो कितने परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 520 इंक्रीज हुआ है। 2000 से परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 26%। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय used to save 40% of his salary. If his salary increased by 30% and his expenses increased by 20%, what is the percentage increase in his saving? अब 40% अगर कोई सेव कर रहा है तो 20% कितना होता है 1/5, तो 40% कितना हो जाएगा 2/5। तो इट मीन्स वो 2/5 सेव कर रहा है। अगर उसकी इनकम 5 है तो वो सेव कितना कर रहा है 2। तो ये हो गया इनकम, यह है सेविंग और यह एक्सपेंडिचर। तो अगर वो 5 कमा रहा था तो उसमें से 2 बचा रहा था, 3 खर्च कर रहा था। इफ़ इस सैलरी इंक्रीज बाय 30%, वो कह रहा है सैलरी इंक्रीज हो गई 30% से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चलो इसमें डबल जीरो लगा देते हैं सब में, ओके। इफ़ इज सैलरी इंक्रीजेज बाय 30%, इसकी सैलरी में इंक्रीज हुआ 30%, 30% इंक्रीज कैसे होगा, इसका 10% कितना होगा 50, 30% कितना हो जाएगा 150, इनकम में इंक्रीज हो गया। हिज एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 20%, एक्सपेंस में कितना इंक्रीज हुआ 20%, 10% हुआ 30, 20% हो गया 60, 60 यहाँ इंक्रीज हुआ। तो 150 ये थे, 60 यहाँ रह गए, तो यहाँ कितना बचा 150 में से 60 गया 90, मतलब सेविंग में 90 इंक्रीज होगा। तो इसने यही पूछा कि सेविंग में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज हुआ है 90, कितने से 200 से, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करिए, 45% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरविंद स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम एंड सेव्स द रेस्ट, ठीक है। 75% कितना होता है 3/4। तो अगर वो 4 कमा रहा है तो स्पेंड कितना कर दे रहा है, एक्सपेंडिचर कितना उसका 3, तो और सेव कितना कर रहा है वो 1, राइट, ओके। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, तो फिर से 400, 300 और 100 मान लेते हैं। हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, इसकी इनकम 20% से इंक्रीज हुई है, 10% 40 होगा, 20% 80 हो जाएगा। एंड इंक्रीज बाय 20% एंड इंक्रीज हिज एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%, 10% से एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, मतलब 30 इंक्रीज हो गया। 80 टोटल इंक्रीज हो रहा है, जिसमें से एक्सपेंडिचर 30 इंक्रीज हो रहा है, तो सेविंग 50 इंक्रीज हो रही होगी। तो ये पूछ रहा है इंक्रीज इन हिज सेविंग, 50 इंक्रीज हुआ है 100 पे, परसेंटेज चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कट, 50% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इफ़ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीजेज बाय 30% एंड हिज एक्सपेंसेस इंक्रीजेज बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। सिंपल है, देखिए क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्रीज बाय 30%, एक्सपेंस इंक्रीज बाय 20%, तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। जब हमें सैलरी का, इनकम का और एक्सपेंडिचर सेविंग का कोई रेशियो ही नहीं पता तो हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो एक्चुअल में जो इसका आंसर होगा वो होगा कांट से, ठीक है, या जो भी ऐसा कोई ऑप्शन जो जिसमें हमारा आंसर नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ राजू इज 44.44% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, ठीक है। 44.44% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 4/9। तो राजू की जो इनकम है, ठीक है, राजू की बात हो रही है, जो इनकम है उसके एक्सपेंडिचर से इतना ज़्यादा है। अगर उसकी जो एक्सपेंडिचर है मोर देन हिज एक्सपेंडिचर, अगर उसका एक्सपेंडिचर 9 है तो इनकम उसकी 13 हो जाएगी, 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो सेविंग कितनी होगी, सेविंग उसकी 4 होगी, क्योंकि इनकम होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब ये कह रहा है इफ़ इज इनकम इंक्रीज बाय 60%, ठीक है, डबल जीरो लगाते जाते हैं। अब ये कह रहा है अगर उसकी इनकम 60% से इंक्रीज कर दी जाए, 60% कितना होगा इसका, 36 78, ठीक है, 780 इसका इनकम इंक्रीज हो गया। एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 70%, एक्सपेंडिचर 70% से इंक्रीज हो जाए तो 70% इसका कितना होगा 630, 630 यहाँ इंक्रीज किया गया। देन हिज सेविंग इंक्रीजेज बाय 12,000, या माइनस करके देखते हैं, 780 ये है 630 है, तो सेविंग कितना होगा 780 में से 630 माइनस कर लीजिए, तो 0 8 में से 3 गया 5, 7 में से 6 गया 1, तो सेविंग इंक्रीज हो रही होगी 150 यूनिट्स के 150 यूनिट्स से, ठीक है।
अब एक्चुअल में जो सेविंग इंक्रीज हो रही है वो 12,000 हो रही है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू जो हमारा रेशियो है उसमें 150 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है और एक्चुअल में 12,000 इंक्रीज हो रहा है। तो 12,000 जो है वो 150 यूनिट्स के इक्वल हो गया। मुझको निकालना डिफरेंस बिटवीन हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड इनिशियल सेविंग। जो इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग के बीच में डिफरेंस है 900 और 400 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 500 का। इसकी वैल्यू मुझको फाइंड करनी है। ठीक है, 500 यूनिट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। करते हैं। 5 3 ज़ा 15, सॉरी चलो 500 3 4 ज़ा 12, 1 0 से 0 कट हो जाएगा तो 40,000। ठीक है, 40,000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनिशियल एक्सपेंडिचर और इनिशियल सेविंग के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 40,000 का आएगा। इज इट क्लियर? आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 75% वाटर वेयर एस ड्राइड ग्रेप्स कंटेन 25% वाटर। देखो, एक जो हमारा कोई भी फल है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक ड्राई पार्ट होता है, ड्राई पार्ट मतलब एक तो लिक्विड हो गया उसमें और एक हो गया पल्प, गुद्दा कहते हैं, एक गुद्दा हो गया एक पानी हो गया। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। तो किसी अगर वो सूखा हुआ है तो उसमें थोड़ा कम पानी है, अगर फ्रेश है तो उसमें ज़्यादा पानी है, सिंपल। राइट? तो कह रहा है फ्रेश ग्रेप्स, अगर ग्रेप्स फ्रेश है तो उसमें 75% वाटर है और अगर ड्राई है, ठीक है, फ्रेश में कितना है 75% और ड्राई में कितना है 25% वाटर। ठीक है, तो फ्रेश में पल्प कितना है? पल्प का मतलब होता है वही गुद्दा जो उसका ओरिजिनल पार्ट है। तो फ्रेश में है 25% पल्प और ड्राई में कितना है 75% पल्प। इसने कहा हाउ मैनी केजी ऑफ फ्रेश ग्रेप्स आर रिक्वायर्ड टू गेट 20 केजी ऑफ ड्राइड ग्रेप्स। अब देखो, अगर 20 केजी का ड्राई ग्रेप होगा तो उसके अंदर कितना पल्प होगा, कितना गुदा होगा ड्राइड वाले में? तो ड्राइड वाले में होगा 75%। तो 20 केजी का अगर मैं 75% निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, जितना 20 केजी के अंदर पल्प होगा उसी पल्प को यूज़ करके अगर मैं फ्रेश ग्रेप्स बनाऊंगा तो वो कितना होगा। ठीक है, तो वो हमें नहीं पता, वो तो हमें एक्स केजी मान लेते हैं। अब वो उसका कितना परसेंट होगा, उस मतलब मान लीजिए वो एक्स केजी है तो उसके अंदर गुदा कितना होगा, वो सिर्फ 25% पल्प होगा उसके अंदर। ठीक है, अगर वो फ्रेश फूड है, ठीक है, अगर वो फ्रेश फूड है तो जितना भी केजी है हमें नहीं पता, उसका 25% जितना पल्प होगा वो इक्वल होगा जो 20 केजी के अंदर जितना पल्प है। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 20 केजी, चलो करते हैं। 25 3 ज़ा 75 और 100 से 100 कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60। मतलब 60 किलो फ्रेश ग्रेप्स में, 60 किलो फ्रेश ग्रेप्स में, जैसे 60 किलो है, ठीक है, एक फ्रेश ग्रेप है, उसके अंदर जितना पानी होगा, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा पानी होगा डेफिनेटली। ओके, उसके अंदर जितना पानी होगा और 20 केजी के अंदर जो पानी होगा, ठीक है, उसके अंदर भी कुछ पानी होगा, लेकिन इन दोनों के अंदर जो पल्प है ना वो सेम होगा, जो पल्प है वो सेम होगा। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। ठीक है, एक फ्रेश फ्रूट और एक ड्राई फ्रूट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही है, फिर से फ्रेश। ये कह रहा है ये फ्रेश है और एक तरफ ड्राई है। फ्रेश फ्रूट के अंदर 80% वाटर है। ठीक है, वाटर कितना 80%। इफ 50 kg ऑफ दिस ग्रेप्स आर ड्राइड टिल द वेट बिकम्स 40 kg, व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस ग्रेप्स आर वाटर। अगर वाटर 80% है तो पल्प कितना होगा फ्रेश वाले के अंदर, सिर्फ 20%। ठीक है, अब इसका इफ 50 kg ऑफ दिस ग्रेप्स मतलब फ्रेश ग्रेप्स, तो जो 50 किलो में पल्प कितना होगा, ओनली 20%। तो 50 किलो का 20% क्या हो गया, पल्प हो गया। ठीक है, वही किसके को इक्वल होगा, जो 40 किलो वाला ड्राई पल्प होगा, जो ड्राई फ्रूट है उसके अंदर जितना परसेंट हमारा क्या होगा, पल्प होगा। तो मान लेते हैं x/100 मान लेते हैं इसकी वैल्यू। राइट, जैसे यहाँ 20/100 है, हमें परसेंटेज पता होता तो हम परसेंटेज लिखते 30/100 50/100, तो मैं सिंपल x/100 लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया? चलो, तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, 20 2 ज़ा एंड 2 25 ज़ा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 25। मतलब जो ड्राई वाला फ्रूट है उसके अंदर 25% पल्प होगा और वाटर कितना होगा, फिर वाटर होगा उसके अंदर 75%। ठीक है, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस ग्रेप्स आर वाटर, वाटर बताना था तो वाटर आएगा आपका 75%, तो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं वो किसको लेके बना रहे हैं, पल्प को, क्योंकि पल्प इक्वल होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए इज़ 25% लेस देन बी, बी इज़ 30% लेस देन सी। सिंपल है, रेशियो बना के करते हैं। ये ए है, ये बी है,
ए इज़ 25%, 25% होता है 1/4, लेस है तो 3/4 हो जाएगा। तो 4 और 3 का रेशियो बन गया। ए इज़ 25% लेस देन बी। बी इज़ 30% लेस देन सी। 30% मतलब 3/10। तो जो बी है वो सी से 30% कम है। तो अगर सी 10 है तो बी कितना है, ओनली 7। ठीक है, बी इज़ 30% लेस देन सी। अगर इन रेशियो को कंबाइन करेंगे, रेशियो कैसे कंबाइन करते हैं, रेशियो कंबाइन करने का तरीका है सिंपल। 7 की मल्टीप्लाई 3 से करिए 21, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करिए 28, ठीक है, फिर 10 की मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए 40। ये आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। फिर इसने आगे भी कहा है डी भी है अभी। फिर डी की क्या कहानी है, क्या कह रहा है कि सी इज़ 50% मोर देन डी। अब सी और डी में क्या रिलेशन है, सी और डी में जो रिलेशन ये दे रखा है कि सी इज़ 50% मोर देन, 50% होता है 1/2, 1/2 का मोर करेंगे तो 3/2 आएगा। तो अगर डी हमारा 2 है तो सी हमारा 3 है। तो अब कंबाइन करेंगे फाइनल रेशियो, तो ये आ जाएगा आपका 63, ये आ जाएगा आपका 84, ये हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, सारे रेशियोज आ गए, ए बी और सी डी का रेशियो आ चुका है। अब आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, जो ए और सी का डिफरेंस है, कितना आएगा डिफरेंस ए और सी का, तो 120 में से मुझे 63 माइनस करना है। तो 120 में से पहले 60 माइनस करिए, जो आएगा 60, और 60 में से 3 माइनस करें 57। तो 57 यूनिट किसके इक्वल है एक्चुअल में, 285 के इक्वल है, क्योंकि ये भी ए और सी का डिफरेंस है, यहाँ भी ए और सी का डिफरेंस निकाला। जो इक्वल वैल्यूज़ होती हैं हम उन्हें करेंगे डिवाइड, जो हमको फाइंड करना है उससे करेंगे मल्टीप्लाई। 33 होल 1/3% ऑफ बी निकालना है। 33 होल 1/3% क्या होता है, 1/3, 1/3 ऑफ बी निकालिए, बी मतलब 84। ठीक है, ये चीज़ हमको सॉल्व करनी है। ओके, तो सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 19 3 ज़ा 57, एंड ये कितने टाइम्स कट होगा, 19 1 ज़ा 19, 19 5 ज़ा 95। ठीक है, अगेन 3 से कट हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, ये भी 3 से कट हो जाएगा, कितने टाइम्स, 28 टाइम्स। तो हमारा आंसर कितना बचेगा, 5 × 28, जो आ जाएगा 140। ठीक है, 140 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो हमारा 1/3 ऑफ बी होगा। क्लियर है, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। अगर डाउट है तो पीछे जाइए, दोबारा से इस वीडियो को वहीं से स्टार्ट करो, समझ में आएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर इज मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड बाय 7/5। मैं मान लेता हूँ वो नंबर 1 था, मैं गलती से 1 की मल्टीप्लाई 7/5 से कर देता हूँ, तो नंबर मेरा क्या बन जाएगा, 7/5 बन जाएगा, जो मेरा गलत नंबर होगा। करना किससे चाहिए था मुझे, 3/2 से। ये कह रहा है ना, इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टी 3/2 से करना चाहिए था, बट 7/5 से कर दिया। अगर मैं 3/2 से करता 1 की मल्टीप्लाई तो मेरा नंबर करेक्ट आता, तो ये रॉन्ग नंबर, ये राइट नंबर हो गया। ठीक है, रेशियो निकालते हैं। फ्रैक्शन में रेशियो में क्या होता है, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 2 जा 14, 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 जा 15। तो रॉन्ग नंबर और राइट नंबर का रेशियो 14:15 आ गया। अब ये कह रहा है, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। कितने परसेंट से चेंज आया, आना 15 चाहिए था, आया 14, मतलब एक का एरर आया। ठीक है, कितने पे, 15 पे, इंटू बाई 100, 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा, तो ये आ जाएगा आपका 6 होल 2/3%। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 6.66%। ये इतने परसेंट का आपका एरर आ गया है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x प्लस 20% ऑफ 250, x प्लस 20% ऑफ, सॉरी परसेंट बाहर आएगा, परसेंट ऑफ 250 इज 25% मोर देन x ऑफ x% ऑफ 220। ठीक है, क्या है, 25% मोर है, 25% क्या होता है 1/4, तो मोर है तो 5/4, तो 4/5 आ जाएगा। इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 5:4। ये चीज़ समझ में आई। अगर मैं ये कहता हूँ कि a इज़ 25% मोर देन b, ठीक है, तो a/b क्या हो जाएगा, 25% मोर का मतलब क्या, 4 + 1 5, तो a और b का रेशियो हो जाएगा 5/4। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ कहा कि इसने कहा एक x प्लस 20% ऑफ 250 जो है वो x% ऑफ 220 के 20 से 25% ज़्यादा है, मतलब उनका रेशियो 5:4 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा। ठीक है, ओके, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है एक तरीके से, तो ये 5 कट कर देगा 50 टाइम्स, राइट, और 4 भी कट कर देगा इसे कितने टाइम्स, 4 5 सा 20, 4 5 सा 20, तो 55 यहाँ बचेगा 1, तो 55x उधर जाएगा तो बनेगा 55x, इधर क्या बचेगा, 50 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 50x प्लस 52 5 2 10, ठीक है, और 2 zeros, राइट। तो
माइनस होगा तो 55 माइनस 50 हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 1000। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 200। अब हमको निकालना क्या है, देन 10% ऑफ x प्लस 50, x प्लस 50 मतलब 250, 250 का जो 10% है जो आ जाएगा आपका 25। जो 25 है ये कितने परसेंट कम है, 15% ऑफ x। 200 का 15% कितना होगा, 30। तो ये कह रहा है जो 10% ऑफ 250 है वो 15% ऑफ 200 से कितना कम है, कितना कम है, 5 कम है। 30 से परसेंटेज चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 5 6 30, 1/6 किसका होता है, 16.66%। तो 16.66% ये कम होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। इफ p परसेंट ऑफ p इज 36 देन p इज इक्वल टू, p परसेंट मतलब p अपॉन 100 ऑफ p मतलब मल्टीप्लाई p इज 36 इज इक्वल टू 36। तो p इंटू p स्क्वायर, 100 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3600 आ जाएगा। p की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 3600, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। 3600 का अंडर रूट कितना होगा 60, तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्टूडेंट गॉट 23% मार्क्स, एक स्टूडेंट के 23% मार्क्स आए और वो 28 मार्क्स से फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट 35% मार्क्स लाया और वो 20 मार्क्स से पास हो गया। ठीक है, एक स्टूडेंट है जो 23% मार्क्स लाया और फेल हो गया 28 मार्क्स से, मतलब अगर वो 28 और ले आता तो पास हो जाता। ठीक है, ये पासिंग मार्क्स हो गए PM। और दूसरा बच्चा है वो 35% मार्क्स लाया बट वो 20 मार्क्स से पास हुआ, मतलब अगर 20 मार्क्स वो कम लाता तो वो फेल हो जाता, मतलब यही पासिंग मार्क्स है। ठीक है, पासिंग मार्क्स पहुंचने के, पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज़्यादा रहा है तो पासिंग मार्क्स पे पहुंचने के लिए -20 कर दिया। वैल्यू निकालते हैं, परसेंट एक साइड कर दो तो 28 माइनस 20 आ जाएगा 8, सॉरी ए प्लस होगा नहीं इधर आगे, तो ये हो जाएगा 48। और 35 माइनस 23 कितना होगा आपका 7 इधर 5 उधर, तो ये हो जाएगा 12%। तो 12% की वैल्यू 48 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। हमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, पासिंग मार्क्स एंड पासिंग परसेंटेज। ठीक है, सबकी वैल्यूज निकालनी है। 1% की वैल्यू 4 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू होगी 400। ठीक है, सिंपल, मतलब जो टोटल एग्जाम है वो 400 मार्क्स का है। इतनी चीज़ तो क्लियर है, क्योंकि 100% का ही मार्क्स होता है, वो 100% का ही टेस्ट होता है, तो 100% मतलब 400 मार्क्स का आपका टेस्ट है, तो ये आपके फुल मार्क्स हैं। तो मैक्सिमम मार्क्स आ गए आपके। इसने कहा पासिंग मार्क्स क्या है, पासिंग मार्क्स कौन से हैं, या तो ये वाली वैल्यू निकाल लो या ये वाली वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, 35% में से 20 माइनस कर दें इसका, तो 400 का 35% कितना आएगा, तो 35% कैसा आएगा, 30% ऑफ 5%, तो 30% कितना होगा इसका, 10% होता है 40, तो 40 इंटू 3 120। ठीक है, ये हो गया 120। 30 प्लस 5%, ऐसे तो आएगा, 5% कैसे निकलेगा आपका, 10% होगा 40, 40 का हाफ 20। ठीक है, तो ये आ गया 140, या सिंपल मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, वही आता। ठीक है, तो 35% ऑफ 400 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूँ तो जो आएगा मेरा 120, ये हो गया मेरा PM, दैट इज़ पासिंग मार्क्स। 120 मार्क्स लाने थे अगर आपको पास होने हैं 400 में से। फिर इसने कहा पासिंग, अब पासिंग परसेंटेज बता दो, तो जब PP पासिंग परसेंटेज, तो 120 मार्क्स लाने थे पास होने के लिए, टोटल 400 में से मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा आपका 30%। तो 30% स्कोर करना है आपको टोटल एग्जाम में 100% में से, अगर आपको पास होना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 40% ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी आर मेल, 20% ऑफ मेल एम्प्लॉयज आर टेम्प्रेरी। एक कंपनी है उसमें टोटल 100% लोग हैं या 100 लोग हैं, उसमें से 40% मेल जो है वो है 40%, और फीमेल कितनी है, फीमेल है हमारी बची हुई बाकी 60%। ठीक है, जिसने कहा 20% ऑफ मेल्स आर टेम्प्रेरी। अब इसमें कुछ टेम्प्रेरी है कुछ परमानेंट है, कुछ टेम्प्रेरी है कुछ परमानेंट है। तो टेम्प्रेरी कितने हैं 20%, मेल का 20%, तो 40 का 20% कितना होगा, 10% होगा 4, तो 20% कितना हो जाएगा 8। 8 40 में से 8 हो गए आपके टेम्प्रेरी, तो बचे कितने 32% क्या हो गए परमानेंट। ओके, फिर इसने कहा टोटल का 74% हमारा परमानेंट है। देखो 100 में से 74% आपका परमानेंट है, जिसमें से मेल कितने परमानेंट है 32, तो फिर बाकी बच्चे में क्या होंगे, बाकी बच्चे डेफिनेटली फीमेल होंगे। तो 74 में से 32 माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा आपका कितना, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 2, 42। तो फीमेल में जो बाकी बच्चे परमानेंट है वो फीमेल में होंगे, और वो कितने हैं 42%। तो 60% में से 42% परमानेंट है, तो टेम्प्रेरी कितने होंगे 60 माइनस 42, 10 में से 2 गया 8, 5 में से 4 गया
18%। अब इसने कहा व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ दैट कंपनी इज परमानेंट। तो कितने परसेंट परमानेंट है? 42% परमानेंट है उस कंपनी की फीमेल, तो 42% हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल था, जो इसने पूछा है हम बस वही लिखते गए, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज़। ठीक है, टोटल 100% लोग होते हैं, इसमें से 60 और 40 का रेशियो, मतलब गर्ल्स कितनी है 60% एंड बॉयज़ कितने हैं 40%। ठीक है, 60% 40% हो गए। इसने क्या कहा, 45% ऑफ गर्ल्स पास एन एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके, देखिए गर्ल्स ने 45% ऑफ गर्ल्स के 45% ने एग्जाम को क्या कर लिया, पास। तो गर्ल्स कितनी है 60, इसका 45% कितना होगा, कुछ पास होंगे कुछ फेल होंगे गर्ल्स में। ठीक है, तो 45% ऑफ गर्ल्स कितना आएगा, 0 से 0 किया एंड 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 5 9 ज़ा 9 3 ज़ा 27, विच मीन्स 27% तो पास हैं गर्ल्स। 60 में से 27% पास हैं, तो फेल कितनी है, 10 में से 7 गया 3। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, 5 में से 2 गया 33, तो 33% फेल हो गई। अब इस एंड क्या कहा, 40% ऑफ बॉयज़ फेल्ड, बॉयज़ में भी कुछ फेल हैं कुछ पास हैं। तो 40% ऑफ बॉयज़, 40 का 40% कितना होगा 16, तो 16% फेल है, तो पास कितने होंगे, 40 में से 16 माइनस कर दीजिए। तो पहले 10 माइनस करेंगे 30 में से 6 गया 24% बॉयज़ में पास है। अब ये क्या कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड इज 66। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो लड़कियां फेल हुई हैं वो 66 हैं और परसेंटेज के अकॉर्डिंग 33% है, तो 66 और 33% दोनों फेल वाले आ गए। ओके, जो लड़कियां फेल हैं, तो बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्जामिनेशन, बॉयज़ कितने पास हुए हैं हमारे 24%, मतलब मुझे 24% की वैल्यू निकालनी है। 33% की वैल्यू दे रखी थी, 24% की वैल्यू निकालनी है। 33 2 ज़ा 26, परसेंट से परसेंट ये कट चुका है आपस में, 24 2 ज़ा 48, मतलब 48 बॉयज़ जो हैं वो पास हुए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, 48 जो स्टूडेंट्स हैं ऐसे बॉयज़ हैं जो एग्ज़ाम में पास हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन। 2 कैंडिडेट है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है, एक को 65% मिले और वो 300 वोट से जीत गया। देखो मान लो 2 कैंडिडेट से ए और बी, एक को 65 मिले होंगे तो दूसरे को कितने मिले होंगे 35%। ठीक है, वो कह रहा है 300 वोटों से जीत गया है। जो विनर है, इसे विनर मान लेते हैं, विनर यही होगा क्योंकि इसके ज़्यादा है, तो विनर को वो 300 वोटों से जीता है। यहाँ कितने वोटों से जीता है अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, ये 35 लाया, ये 65 लाया, तो कितने से जीता, मान लो आप 10 वोट लाया और एक 12 वोट लाया, तो जीतने वाला कितने वोट से जीता, 2 वोटों से जीता। ऐसे यहाँ पे कितने वोटों से जीता है, 30 वोटों से जीता है, राइट। तो एक तरीके से इसका डिफरेंस बताया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 वोट्स में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 30%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज 30%। तो दोबारा देखते हैं इसी चीज़ को अच्छी हैंड राइटिंग में। क्या कह रहा है कि 2 कैंडिडेट्स फॉट एन इलेक्शन, एक को 65% मिले विनर को और लूज़र को 35% मिले। जो विनर था वो कितने परसेंट से जीता, 30% से। तो 30% की वैल्यू क्या कहा है उसने, 300 के इक्वल है। 1% की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 300 अपॉन 30 के। हमको क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड। सेकेंड थिंग, एक और चीज़ देखिए, ये अंडरस्टैंडिंग आपको काम आएगी। अगर कोई विनर जो है वो 65% से वोट से जीत रहा है, मतलब वो क्या क्या कर रहा है, उसने 50% से 15% ज़्यादा लाया है। ठीक है, जो विनर है, अगर एक जो जीतने वाला 15% ज़्यादा लाया आधे से, तो दूसरा वाला वो 50 से 15% कम लाया होगा, जो लूज़र होगा। तो 15 कितना हो गया 30%, तो जीता कितने से 30% से। तो आप सिंपल ये भी देख सकते थे, अगर आपको नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन आए तो आप और क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर डायरेक्ट ये देखोगे आप कि 65% से जीता है जो जीतने वाला है, तो 50 से कितना 15% ज़्यादा लाया है, तो दूसरा 15% कम लाया होगा, तो टोटल 30% से जीता होगा जीतने वाला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 300 वोट, 30% 300 वोटों के इक्वल है, तो 100% किसके इक्वल होगा, 1000 के इक्वल होगा। सिंपल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 75% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट। ठीक है, मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है वो x है, तो 75% ने वोट दिया है, तो 75 अपॉन 100 आ गया, इतनों ने वोट दिया है। ठीक है, तो वोट देने वाले 75% है। ओके, जिसमें से 2% इनवैलिड है, तो बचे कितने 98% वैलिड हो गए। ठीक है, तो ये वो वोट हो गए जो वैलिड भी हैं और जिन्होंने वोट भी दिया है।
एक कैंडिडेट है जिसे इतने वोट मिले, जो टोटल 75% जो वैलिड वोट होगा 75% है, ये टोटल वैलिड वोट है। इसका जो 75% है वो कितना है, 9261। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, तो हाँ, एक जो ये नंबर है ना, खासकर 9261, ये क्या होता है, 21 का क्यूब होता है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, 21 इंटू 21 इंटू 21, थोड़ी कैलकुलेशन करने के लिए आसान रहेगा मेरे लिए। तो 7 3 21, 7 14 98, 7 2 14, 7 3 21। और कुछ कट हो रहा है, 3 से कट होगा, 3 25 75 एंड 25 4 100। ऐसे ही 3 25 75 एंड 25 4 100 कंप्लीट। एंड 2 2 4। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, उधर बचा ओनली 21। ठीक है, यहाँ नीचे से उठ के जाएगा उधर 2 4 और 100। 4 2 8, 1 8, 8 2 16। एक्स की वैल्यू आ गई 16,800। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने होंगे आपके, 16,800 होंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स क्या थे आपके, टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे। आई होप आपको समझ में आएगा, सिंपल कैलकुलेशन थी वो हमने करा है। आगे देखते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स रवि एंड अमित। ठीक है, एक रवि है और एक अमित है। 13.33 voters did not participate in the vote. 16.66% voters declared invalid. ओके, तो मान लेते हैं टोटल वोट्स एक्स है। ठीक है, 13.33% ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 13.33% क्या होता है, 13 होल 1/3, मतलब 40/3%। अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 0 से 0 क्या, 2 2 4, 2 5 10, तो 2/15। तो क्या कह रहा है, 2/15 ने पार्टिसिपेट नहीं लिया। तो पार्टिसिपेट लिया कितनों ने, 13/15 ने, है ना। इतनों ने तो नहीं लिया, तो 15 - 2 कितने बचे, 13/15 ने पार्टिसिपेट लिया वोटिंग में। फिर 16.66% जो थे वो इनवैलिड थे। 16.66 होता है 1/6। अगर ये इनवैलिड थे तो वैलिड कितने होंगे, 7/6। इतने वोटों का 7/6 पार्ट आपका क्या हुआ, वैलिड होगा। ओके, फिर आगे देखिए ध्यान से। इसने क्या कहा, जो विनर है, इसने ये कहा कि जो विनर है वो 56.25% वोट लाया टोटल वोट से, और जीता कितने वोटों से, 5460 वोट से। अभी मैंने बताया था, अगर विनर 56.25% लाए, मतलब 50 से कितना ज़्यादा लाया, 6.25%। अगर विनर विनर इतना ज़्यादा लाया है तो लूजर इतना ही कम लाया होगा। तो इसका डबल कर देते हैं, तो उतने वोटों से विनर जीता होगा, विच मीन्स 12.5% से विनर जीता है। तो इन टोटल वैलिड वोटों का 12.5%, या फिर आप कह सकते हो 1/8 से जीता है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनों से जीता है, 5460। तो इसका 1/8 पार्ट 5460 के इक्वल होगा। आया समझ में। इस तरीके से हमें इक्वेशन बनानी थी। अब यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ईजिली। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7 से कट कर दें। 7 8 56 होता है, तो 7 7 49। ठीक है, एंड देन 7 8 56, 0 का 0, 13 6 78। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 60। 15 उधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, 8 इधर आ जाएगा। तो 60 इंटू 90 इंटू 8, तो 9 6 5400 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 00, 8 4 32, कैरी गया 3, 8 5 40 और 3 4 3 2, तो 43,200 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो ये आपका परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट होता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और भी क्वेश्चंस बैंक आपको मिला मतलब मैं मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।